स्वागत है दोस्तों आप सबका। आप सुन रहे हैं कहानी वार्ता। मैं हूं आप सबका दोस्त विक्रम। दोस्तों मैं भी आपकी तरह आगे का हाल जानने के लिए बेताब हूं। बिल्कुल पहले करीब 37 पन्ने पढ़ चुके हैं और कुछ भी पता नहीं चल रहा कि कहानी है क्या, सिर पैर क्या है। खैर, इसी से एक अच्छे लेखक की पहचान बनती है। तो चलिए ज्यादा देर नहीं करते और कहानी को आगे बढ़ाते हैं। मेरी आप सबसे विनती है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, शेयर कीजिए, लाइक भी कीजिए अगर अच्छा लगे तो, और एक कमेंट भी किया कीजिए दोस्तों, हौसला अफजाई होगी। चलिए शुरू करते हैं। ताकत का खेल भाग 2। ये टूटी फूटी पुरानी बस थी, ऐसी बस कि जिसे अब तक किसी कबाड़ी के यहां पहुंच जाना चाहिए था, परंतु वो सरकार के इशारे पर अब भी सड़क पर दौड़ रही थी। दौड़ क्या, गहरी गहरी सांसें लेकर ऐसे आगे बढ़ रही थी जैसे अभी वो थक कर पेड़ के नीचे आराम करने के लिए खड़ी हो जाएगी। उसका ड्राइवर भी बस की तरह ही बूढ़ा और बीमार लग रहा था। उसने बनियान और लुंगी पहन, बनियान में कई छोटे बड़े छेद नजर आ रहे थे। बस चलते हुए इतना खड़खड़ कर रही थी कि कंडक्टर को बात करने के लिए चिल्लाना पड़ता था, और सवारियों को तब भी ठीक से कंडक्टर की बात समझ में नहीं आती थी। बस के भीतर का माहौल खच्चर खाना बना हुआ था। कहीं बैठने वाली सीट गायब थी तो कहीं पुश्त गायब थी, और बैठने वाला सीट पर ऐसे बैठा था जैसे कुएं की मुंडेर पर बैठा हो और गिरने का डर हो। ऊपर से सड़क ऐसी कि सरकारी कागजों में वो चौकस सड़क थी, जबकि हकीकत में वो ऐसी गड्ढों भरी सड़क थी कि उस पर चलने वाला वाहन कभी दाएं को झुकता तो कभी बाएं को। वैसे भी उस सड़क पर वो इकलौती बस दिखाई दे रही थी, अन्यथा बैलगाड़ियों, ट्रैक्टर ट्रॉली या फिर इक्का दुक्का साइकिल सवार। सड़क के दोनों तरफ दूर दूर तक सिर उठाए सूखी पहाड़ियां ही नजर आ रही थी, जो कि सुर्खी के लिए पत्थरों की थी। इन सब बातों के अलावा और कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। हर तरफ सुनसानी या फिर बस बस की उम्र के आखिरी पड़ाव का शोर था। खुली खिड़की से जगमोहन को ठंडी सर्द हवा चेहरे पर महसूस हो रही थी। कमीज के अलावा जैकेट पहन रखी थी। बाहर की तरफ देखते हुए उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उस कमरतोड़ बस में 40 के करीब लोग मौजूद थे। ये जुदा बात थी कि घंटे भर पहले बस में 80 से भी ज्यादा लोग थे, और खड़े होने को भी जगह नहीं थी। वो पिछली जगहों पर उतर गए थे। जगमोहन से कुछ पीछे 3 लोगों के बैठने वाली कुछ लंबी सीट पर देवराज चौहान लेटा हुआ था। उसके घुटने मुड़े हुए थे और दोनों जूते वाले पांव नीचे लग रहे थे। 2 बार कंडक्टर वहां से निकला था। उसे तबीयत से घूरा था, लेकिन कहा कुछ नहीं। खुद भी सबसे पीछे वाली सीट पर जाकर लेट गया था। कि देर से आंखें बंद थी। आंखें उसकी तब खुली जगमोहन जब मोबाइल फोन की बेल बजी। वो उठ बैठा। बेल की आवाज से ही समझ गया था कि यह कस्तूरी लाल के फोन की बेल है। देवराज चांद ने जेब से मोबाइल निकालकर फोन पर बात की। हेलो, पहुंच गए? नहीं, पहुंचने पर फोन करना। देवराज चांद ने फोन बंद किया और जेब में डाल लिया। जगमोहन वहां से उठकर देवराज चांद के पास जा बैठा। कैसा घटिया रास्ता है। जगमोहन ने गहरी सांस ली। सिर से पांव तक बुरा हाल हो गया है। मैंने तुम्हें साथ आने को मना किया था। देवराज चौहान पहाड़ियों की ओर देखता हुआ बोला। क्योंकि यहाँ मामूली सा काम है, वो पूरा करके मैं 3-4 दिन में वापस आ जाता। मैं वहां कौन सा काम कर रहा था जो रुक पाता। फुर्सत में था तो तुम्हारे साथ आ गया। कस्तूरी लाल का फोन था? हाँ। क्या बोला? पहुंचने को पूछ रहा था, देवराज चांद ने कहकर जगमोहन को देखा। वहां तुम्हारी जरूरत नहीं पड़ेगी। वहां से आगे मुझे अकेले ही जाना है। तुम अपने लिए वहां कोई जगह तलाश कर लेना। कर लूंगा इंतजाम। जगमोहन ने उसे देखा। अकेले आगे जाने में तुम्हें खतरा हो सकता है। खतरा तो हर जगह है। जगमोहन ने कुछ नहीं कहा। कमरतोड़ बस अपनी लुभावनी चाल से चली जा रही थी। कितनी देर का रास्ता बाकी है? जगमोहन ने पूछा। शायद 1 घंटा और लगे। अगला दृश्य। 50 मिनट बाद बस हाँफती हुई जहां रुकी, वो दुनिया से अलग थलग गांव जैसी जगह लग रही थी। पहाड़ी पर बसा वो गांव पुराना लग रहा था। वहां के मकान और झोंपड़े नजर आ रहे थे। यहाँ पर ठंडक कुछ ज्यादा ही महसूस हो रही थी। बीच में एक स्टॉप और आया था, जहां 15 लोग उतर गए थे।
यानी कि यहां उतरने वाले लोग 20-24 ही थे। लोगों ने भी चैन की सांस ली कि वो मंजिल पर पहुंच गए। देवराज चौहान और जगमोहन नीचे उतरे। पास ही पान, चाय और एक खाने पीने की दुकान थी। उसकी बगल से होकर गली जैसा रास्ता भीतर जा रहा था। गली कच्ची थी, लेकिन लोगों ने ही उस पर पत्थर डालकर उसे काफी हद तक ठीक किया हुआ था। शहरी गलियों से इस गली की हालत बेहतर थी। गली के दोनों तरफ मकानों की कतार न जा रही थी। कुछ ही मकान ईंट के थे, अधिकतर लाल पहाड़ी पत्थर के थे। एक दो मकानों पर ही प्लास्टर हुआ था, वरना ईंट पत्थर साफ झलक रहे थे। दोनों ने एक दूसरे को देखा। अब जगमोहन ने पूछा। देवराज चौहान ने कलाई पर बंधी घड़ी पर निगाह मारी, फिर आसपास देखते हुए कहा, मैं रुकूंगा नहीं, मुझे आगे बढ़ना है। कस्तूरी लाल के मुताबिक मुझे यहाँ बिल्ला घोड़े वाले के बारे में पूछना है। वो मुझे घोड़े पर वहां भेजेगा जहां काम होना है। ठीक है, पहले बिल्ला घोड़े वाले को पूछ लेते हैं। चाय की दुकान पर 3 व्यक्ति बाहर बिछे बेंचों पर मौजूद थे। उनमें से 2 तो चाय पीते हुए बात कर रहे थे, तीसरा अखबार पढ़ रहा था। तीनों ही स्थानीय लोग लग रहे थे। जब से देवराज चौहान और जगमोहन बस से उतरे थे, अखबार पढ़ने वाले की छिपी निगाह उन पर थी। उन्हें अब इस तरफ बढ़ते देखा तो उसने लापरवाही से अखबार को गोल किया और खड़े होने के पश्चात उसे बगल में दबाकर टोपी ठीक की और उनकी तरफ पीठ करके बीड़ी सुलगाने लगा। पास आकर वे चाय वाले से बिल्ला घोड़े वाला के बारे में पूछने लगे। वो बीड़ी का कश लेता हुआ वहां से दूर निकल गया। फिर उसने कपड़ों के भीतर हाथ डालकर मोबाइल फोन निकाला और नंबर मिलाने लगा। बात हुई। वो पहुंच गया है यहाँ, उस व्यक्ति ने धीमे से कहा। उसके साथ कोई और भी है। उसे अकेला होना चाहिए, मेरे पास तो यही खबर थी। खबर को मार गोली, उसके साथ कोई और भी है, समझा? समझा। क्या कह रहा है वह? बिल्ला घोड़े वाले का पता पूछ रहे हैं। कुछ पल दूसरी तरफ से आवाज नहीं आई। मैं इसी के वास्ते यहां था कि उसके आने की खबर दूं। अब खबर कर दी मैंने। मानक, दूसरी तरफ से आवाज आई। बोल। तो उन पर नजर रख। मैं बात करता हूं कि 2 आदमी आए हैं। यहां वो कहां छिपेंगे, उन पर मेरी नजर ही है। तू बात करके बताना। कहकर उसने फोन बंद कर दिया। गांव की कच्ची पक्की गलियां तय करके देवराज चौहान और जगमोहन पीछे की तरफ खुली जगह पर पहुंचे, जहां बहुत बड़े अहाते में मकान बना नजर आ रहा था। अहाते की 4 दीवारी लाल पहाड़ी पत्थरों की थी। पत्थरों को एक के ऊपर एक रखकर जोड़ा गया था। अहाते में 5-6 घोड़े घोड़े बंधे नजर आ रहे थे। सामने हो लक, सामने ही लकड़ी का छोटा सा गेट था जो खुला हुआ था। यही जगह लगती है बिल्ला घोड़े वाले की। देवराज चौहान ने देवराज चौहान ने आसपास नजर मारते हुए लकड़ी के खुले फाटक से भीतर प्रवेश किया। जगमोहन पीछे था। सर्द हवा के झोंके इस खुली जगह में तीव्र महसूस हो रहे थे। कोई नजर नहीं आ रहा, जगमोहन बोला। यहां कोई तो होगा, देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। हो सकता है हमें देखा जा रहा हो। तभी एक घोड़ा जोर से हिनहिना उठा। इसके अतिरिक्त वहां शांति ही रही। वो दोनों हाथापार करके मकान पर आ पहुंचे, जो कि उन्हें पहाड़ी लाल पत्थरों का बना हुआ था जो कि उन्हीं पहाड़ी लाल पत्थरों का बना हुआ था। और छत पर बत्ते रखकर उस पर सीमेंट की चादरें डाली हुई थी। मकान का प्रवेश द्वार खुला था। अभी तक उन्हें यहाँ कोई जिस्मानी हलचल महसूस नहीं हुई थी। मकान के प्रवेश द्वार पर वो ठिठके। दोनों की नजरें मिली। देवराज चौहान ने आंख के इशारे से जगमोहन को भीतर जाने का इशारा किया और खुद पलटकर चारों तरफ नजरें घुमाने लगा। जगमोहन ने रिवॉल्वर वाली जेब में हाथ डाला और उंगलियों की पकड़ रिवॉल्वर पर इस तरह बना ली कि जरूरत पड़ने पर उसे फौरन निकालकर इस्तेमाल किया जा सके। फिर वो खुले दरवाजे से भीतर प्रवेश कर गया। साधारण सा कमरा था ये। जिक्र के काबिल कुछ खास नहीं था कि फर्श लाल पत्थरों का ही यूं ही बना रखा था। 3 कुर्सियां पुरानी और लकड़ी का पुराना टेबल वहां पड़ा हुआ था। एक तरफ चारपाई रखी थी, उस पर कोई चादर नहीं बिछी हुई थी। एक तरफ खिड़की थी जो कि पीछे के खुले हिस्से को दर्शा रही थी। जगमोहन होंठ सिकोड़े सतर्कता से खड़ा इधर उधर नजरें घुमाता रहा। कोई आहट कानों में नहीं पड़ी। जगमोहन उस दरवाजे की तरफ बढ़ा जो कि दूसरे कमरे में जाता नजर आ रहा था। चौखट पार करता वो दूसरे कमरे में जा पहुंचा।
आगे 2 कदम बढ़ने पर वो रुका। नजरें दीवार से सटा कर रखी चारपाई पर जा टिकी। वहां कोई लेटा हुआ था। सिर से पांव तक उसने चादर ओढ़ रखी थी। जगमोहन वहीं खड़ा उसे घूरता रहा। 2 पल में ही उसे एहसास हो गया कि वो जो कोई भी है नींद में नहीं है, जाग रहा है, और उसे उसके आ जाने का भी एहसास है। उठ जा, घूंघट क्यों निकाल रखा है? जगमोहन ने कड़वे स्वर में कहा। ये घूंघट नहीं है, चादर ओढ़े व्यक्ति ने कहा। ये मेरे आराम का वक्त है। नाम क्या है तेरा? बिल्ला। तेरे को पता था कि किसी ने तेरे पास आना है? हाँ। तू खड़ा हो जा। ये मेरे आराम का वक्त है, कुछ देर टहल लो। आधा घंटा बिता ले, फिर तेरे से बात करूंगा। बाहर घोड़े तेरे ही हैं? हाँ। उन्हें कोई गोली मार दे तो तब भी तू आराम करेगा? जगमोहन का स्वर व्यंग से भरा पड़ा था। उसी पल उस व्यक्ति ने ओढ़ रखी चादर हटा दी। दोनों की नजरें मिली। वो सेहतमंद, दृढ़ इरादे वाला, खतरनाक व्यक्ति दिखा। उसकी आंखें ऐसी थी कि उन्हें पढ़ा नहीं जा सकता था। चालाकी उसकी आंखों की पुतलियों में दिखाई दे रही थी। दोनों कई पलों तक एक दूसरे को देखते रहे। तू गोली मारेगा घोड़े को? उसने लेटे लेटे ही पूछा। मैं घोड़े के मालिक को भी गोली मार सकता हूं। जगमोहन ने उसकी आंखों में झांका। बात को बढ़ा मत, ठीक तरह बात कर। मुझे गुस्सा जल्दी आता है। मुझे भी गुस्सा जल्दी आता है। बिल्ला एक एक मुस्कुराया और चारपाई से उठता हुआ बोला। सामने वाले से पहले गुस्सा आता है, लेकिन गोली मैं सामने वाले से पहले चला देता हूं। जगमोहन ने ठोस सख्त स्वर में कहा। बिल्ला ने जगमोहन को घूरा। उसी पल जगमोहन को दूसरी तरफ से आहट मिली। हाथ में दबी रिवॉल्वर जेब से निकलकर तुरंत उसके हाथ में आ गई और रुख आहट की तरफ हो गया। वो किचन जैसी कोठरी थी जहां से वो निकली थी। पैंट और शर्ट पैंट और खुली शर्ट उसने पहन रखी थी। बालों को खास ढंग से सिर के पीछे वाले हिस्से में क्लिप में बांध रखा था। नैन नक्श तीखे, रंग सांवला न गोरा, आकर्षक थी। इस वक्त वो होंठों पर मुस्कान लिए जगमोहन को देख रही थी। जगमोहन की आंखें सिकुड़ी। इतना तो कह सकती हूँ कि बंदे काम के हो। ठीक बंदा आया है। वो आगे बढ़ी और जेब से कुछ नोट निकालकर बिल्ला को थमा दिए। इसे परखने में तुमने जो मेरी सहायता की, यह उसके लिए। बिल्ला ने मुस्कुराकर नोट थामे और जेब में डाल लिए। वो जगमोहन की तरफ पलट कर बोली। मुझे जॉर्जी कहते हैं। और मैं तभी मोबाइल फोन की बेल उनके कानों में पड़ने लगी, जो कि बाहर से आ रही थी। जॉर्जी चौंकी। बिल्ला की आंखें सिकुड़ी। बाहर कोई है? जॉर्जी ने कहा और तुरंत रिवॉल्वर निकाल ली। चेहरा सतर्क और कठोर हो गया। चिंता मत करो, जगमोहन ने हाथ में रिवॉल्वर थामे कहा। जिसका तुम्हें इंतजार है वो बाहर है। और तुम? जॉर्जी की आंखें सिकुड़ी। मैं तो उसके साथ हूं। खामखा हूं। मैं तो उसके साथ हूं। खामखा हूं। जगमोहन मुस्कुरा पड़ा। जॉर्जी ने खा जाने वाली नजरों से जगमोहन को घूरा, फिर रिवॉल्वर वापस रखते हुए बाहर निकल गई। जगमोहन और बिल्ला की नजरें मिली। बिल्ला मुस्कुराया और बाहर की तरफ बढ़ गया। जगमोहन ने गहरी सांस लेकर रिवॉल्वर जेब में रख ली। हेलो, देवराज चौहान ने फोन पर बात की। मैं जानता हूं कि तुम पहुंच चुके हो, कस्तूरी लाल बोला। 1 घंटा हो गया है। देवराज चौहान के होंठ सिकुड़े। उन लोगों का फोन आया था, उन्होंने मुझे बताया कि फोन क्यों किया। देवराज चौहान की आंखें भी सिकुड़ गई। उन्होंने ऐतराज उठाया है। क्या? तुमने यहां अकेले आना था, लेकिन तुम्हारे साथ कोई है। कस्तूरी लाल की आवाज कानों में पड़ी। इसका मतलब मुझ पर नजर रखी जा रही है? जाहिर है, तभी तो ये उन्हें पता चला। देवराज चौहान के होंठ होंठ सिकुड़े। क्या जवाब दूं उन्हें? कस्तूरी लाल की आवाज कानों में पड़ी। मेरे साथ जगमोहन है। रही बात अकेले की, तो मुझे अकेले यहां तक पहुंचना था। यहां तक मैं किसी के साथ नहीं आ सकता था। मेरे साथ जगमोहन है। रही बात अकेले की, तो मुझे अकेले यहां तक पहुंचना है। यहां तक मैं किसी को साथ लाता हूं, तो उन्हें यह बात नहीं उठानी चाहिए। मतलब कि यहां से आगे अकेले जाओगे? हाँ। जगमोहन मेरी वापसी तक इधर ही कहीं ठिकाना बना लेगा। बिल्ला से मिले? उसके घर पे बाहर ही खड़ा हूं, अभी मिला नहीं। बिल्ला के यहां तुम्हें उनका कोई आदमी भी? तभी भीतर से आदमी आती कदमों की आहट मिली। फिर बात करेंगे, कहने के साथ ही देवराज चांद ने फोन बंद करके जेब में डाल लिया।
उसी पल जॉर्जी पीछे बिल्ला बाहर निकला। दोनों ने देवराज चौहान को सिर से पांव तक देखा। देवराज चौहान की निगाह भी दोनों पर थी। यूं उसे खतरनाक लगी। तुम आए हो? जॉर्जी की आवाज में तीखापन था। जगमोहन कहाँ है? देवराज चौहान पूछते पूछते रुक गया। जगमोहन को दरवाजे की चौखट पर खड़े देखा जगमोहन को दरवाजे की चौखट पर आते खड़े होते देख उसने देख लिया था। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाकर पुनः दोनों को देखा। अब बोलो, कस्तूरी लाल ने तुम्हें भेजा है? जॉर्जी ने उसे घूरा। देवराज चौहान ने सहमति से सिर हिलाया। लगता तो नहीं कि तुम में कुछ खास है, जॉर्जी ने तीखे स्वर में कहा। तभी जगमोहन आगे आया। क्या खास देखना है तुमने? देवराज चौहान के चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। जॉर्जी ने जगमोहन को देखते हुए तीखे स्वर में कहा, काम बहुत खतरनाक है और मालूम है काम खतरनाक है, लेकिन तुम्हें खास क्या देखना है देवराज चौहान में? क्या ये 8 फीट लंबा और राक्षस जैसा होता? इसके दांत बाहर को निकले होते, बाहें 40-40 किलो की होती, चलता तो जमीन में कंपन होता। मेरा ये मतलब नहीं था, जॉर्जी सकपकाई। तो अपने खास का मतलब समझाओ। जॉर्जी ने गहरी सांस ली। ठीक है, कस्तूरी लाल ने इसे भेजा है तो सोच समझ कर ही भेजा होगा, जॉर्जी बोली। लेकिन यहां एक ही आदमी ने आना था, तुम दो हो। मुझे एक को ही साथ लाने को कहा गया है। दो में क्या एतराज है? देवराज चौहान बोला। दो का काम नहीं है, पहले ही कह दिया गया था कि सिर्फ एक आदमी चाहिए जो 4 का काम कर सके। जॉर्जी का स्वर गंभीर हो गया। ऐसा कहा गया है तो यकीनन कोई वजह तो होगी ही। ठीक है, वे यहीं रहेगा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। मेरे साथ? बिल्ला के होंठ फौरन खुले। ये तेरी मेरी बात है, जगमोहन ने बिल्ला से कहा। इन्हें यहां से जाने दे। वो तो ठीक है, बिल्ला ने स्पष्ट कहा। मैं तुम्हें यहां नहीं रखूंगा। मत रखना। देवराज चौहान और जॉर्जी की नजरें मिली। क्या तुम आराम करना चाहते हो देवराज चौहान? सफर से आए हो और मैं आगे का सफर करने के लिए तैयार हूं, देवराज चौहान ने कहा। 8-10 घंटे भी लग सकते हैं। घोड़ों पर जाना है? देवराज चौहान ने टोका। हाँ। चलो। जॉर्जी ने बिल्ला को देखा। 2 घोड़े निकालो, हम यहां से जा रहे हैं, जॉर्जी बोली। घोड़ों की कीमत तुम्हें मिल चुकी है। ऐसे में घोड़ों की वापसी ना भी हुई तो तुम्हें फिक्र नहीं करनी चाहिए। बिल्ला ने सिर हिलाया और दूर बंधे घोड़ों की तरफ बांह की। चलो। वो चारों घोड़ों की तरफ बढ़ गए। उनमें कोई बात नहीं हुई। बिल्ला ने 2 शानदार घोड़े उनके हवाले किए। एक पर जॉर्ज एक पर देवराज चांद बैठ गया और दूसरे पर जॉर्जी। देवराज चांद ने जगमोहन को देखा। मैं? जगमोहन फौरन कह उठा। इसी गांव में कहीं टिक लूंगा। बिल्ला को खबर रहेगी कि मैं कहाँ हूं। ये मेरे बारे में बता देगा, वापसी पर इससे पूछ लेना। उसके बाद देवराज चौहान और जॉर्जी घोड़ों पर बैठ वहां से निकल गए। जगमोहन और बिल्ला वहां खड़े उन्हें तब तक देखते रहे जब तक वे नजर आते रहे। फिर बिल्ला गहरी सांस लेकर पलटा। तेरे को क्या हुआ? क्या मतलब? बिल्ला ने उसे देखा। लंबी सांसें ले रहा है इसलिए पूछा। बिल्ला ने कुछ नहीं कहा और वापस मकान की तरफ बढ़ गया। जगमोहन उसके साथ हो गया। बिल्ला ने ठिठक कर उसे देखा। तू कहाँ जा रहा है? तेरे साथ। मैंने पहले ही कहा, याद है, भूलता नहीं। तेरे यहाँ नहीं रहता। जगमोहन मुस्कुराया। लेकिन एक कप चाय तो पिला सकता है। दूर से सफर से आया हूं। तेरा पिलाने का और मेरा पीने का हक तो बनता ही है। पत्ती जरा तेज डालना। बिल्ला सिर हिलाकर मकान की तरफ बढ़ गया। जगमोहन साथ चल पड़ा। यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है, जगमोहन बात करने वाले लहजे में कह उठा। ज्यादा ही अच्छा है। जगमोहन ने बिल्ला पर चलते चलते नजर मारी। ज्यादा अच्छा तो मुझे महसूस नहीं हो रहा। बिल्ला ने कुछ नहीं कहा। दोनों मकान में पहुंचे। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाता हूं, जगमोहन कुर्सी की तरफ बढ़ता हुआ बोला। तुमने मौसम को ज्यादा अच्छा क्यों कहा? बिल्ला एक मुस्कुरा पड़ा। तुमने अच्छा कहा, मैंने ज्यादा अच्छा कह दिया। दोबारा सवाल करने की जरूरत कहां से आ पड़ी? इसके साथ ही वो पीछे वाले कमरे में चला गया। उधर शायद किचन भी थी। कुछ मिनट जगमोहन कुर्सी पर बैठा सोचों के साथ खुले दरवाजे को बाहर देखता रहा। दूर गांव के पार पहाड़ियां नजर आ रही थी। फिर वो उठा और उस तरफ बढ़ गया जिधर बिल्ला गया था। तब बिल्ला गिलासों में चाय डाल रहा था जब जगमोहन वहां पहुंचा। मैं वहीं आ रहा था, बिल्ला अपने काम में व्यस्त बिना पीछे देखे बोला।
यहाँ का मौसम ज्यादा अच्छा क्यों है? जगमोहन का स्वर शांत था। बिल्ला पलटा और उसकी आंखों में झांका। हाथ में चाय के 2 गिलास थे। वो देवराज चौहान क्या लगता है तेरा? दोस्त, भाई, सब कुछ। वो जहां गया है वहां का मौसम तो यहां से भी अच्छा है। शांत स्वर में कहते हुए बिल्ला उसके बगल से निकला और ड्राइंग रूम जैसे कमरे में आ पहुंचा। चाय का 1 गिलास उसने टेबल पर रखा और दूसरा खुद लेकर बैठ गया। घूंट भरा। तब तक जगमोहन भी वहां आ पहुंचा। जगमोहन कुर्सी पर बैठा और चाय का गिलास उठा लिया। चाय जल्दी खत्म करो। बिल्ला ने उसे देखा। मुझे कहीं जाना है, तुम्हारी वजह से रुका बैठा हूं। चाय के लिए इनकार करके मैं कमीना नहीं बनना चाहता था। जवाब में जगमोहन के होंठों पर छोटी सी मुस्कान उभरी और लुप्त हो गई। तुमने यहां पर जमीन के नीचे अपनी जायदाद गाड़ रखी है? नहीं। बिल्ला के होंठ सिकुड़े। पूछा क्यों? यहां कोई ऐसा सामान नहीं कि चोर ले जाए तो तुम्हें दुख होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है यहां। तो तुमने जाना जहां जाना है जाओ। जब तुम वापस आओगे बाकी बात तब करूंगा। मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता, लेकिन मैं करना चाहता हूं। अगर तुम सोचते हो कि मैं तुम्हें यहां रहने दूंगा तो मैं यहां नहीं रहूंगा। इस मामले में निश्चिंत रहो। चाय का गिलास थामे बिल्ला जगमोहन को घूरता रहा। अगर तुम्हारे पास अब वक्त है, जाने की जल्दी नहीं है तो बात कर लो। जगमोहन ने गंभीर स्वर में कहा, जब तक मेरी तसल्ली नहीं होगी मैं यहां से नहीं जाऊंगा। कैसी तसल्ली? मौसम के बारे में। जगमोहन ने दृढ़ता से कहा, तुमने ही बोला था कि यहाँ का मौसम कुछ ज्यादा ही अच्छा है। और जहां देवराज चौहान गया है वहां का मौसम यहां से भी अच्छा है। बिल्ला चाय का घूंट भरकर गिलास रखता हुआ उठा। तुमसे बातें बाद में भी हो सकती हैं। मुझे इसी वक्त कहीं जाना है। जाओ, मैं यहां तुम्हारे इंतजार में बैठा हूं। बिल्ला उसकी परवाह किए बिना दरवाजे की तरफ बढ़ गया। लौटोगे कब? जगमोहन ने टोका। 2-3 घंटे लगेंगे। बिना रुके वो कहता हुआ बाहर निकला। जगमोहन ने चाय का घूंट भरा। उसकी शक भरी सिकुड़ी निगाह खुले दरवाजे पर ही टिकी थी, जहां से बिल्ला लगभग भाग कर निकल गया था। फिर गिलास टेबल पर रखते हुए वो उठा और दरवाजे पर जा पहुंचा। बिल्ला नजर आया जो बंधे घोड़ों के पास पहुंच चुका था, और देखते ही देखते एक घोड़ा खोला और एक छलांग में अभ्यस्त उस पर जा बैठा। एक हाथ में उसने लगाम थाम ली थी। घोड़ा आगे बढ़ा और धीरे धीरे दौड़ते हुए लकड़ी के गेट की तरफ बढ़ता चला गया। उस पर सवार बिल्ला ने एक बार भी इस तरफ देखने की जरूरत नहीं समझी थी। यानी कि वो कहीं पहुंचने की जल्दी में था और अपने ही घर में मौजूद जगमोहन की उसे परवाह नहीं थी। जाओ, मैं यहां तुम्हारे इंतजार में बैठा हूं। बिल्ला उसकी परवाह किए बिना दरवाजे की तरफ बढ़ा। सॉरी, ये गलत पेज पलटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसे अपने ही घर में मौजूद जगमोहन की परवाह नहीं थी। घोड़े पर सवार बिल्ला उसे अहाते के छोटे से गेट से बाहर निकलकर पश्चिम दिशा में जाता दिखा। दरवाजे पर खड़ा जगमोहन फुर्ती से कुछ दूर बंधे घोड़ों की तरफ दौड़ा। दौड़ते समय भी उसकी निगाह घोड़े पर सवार बिल्ला पर ही थी, जो कि हर पल दूर होता जा रहा था। जगमोहन ने घोड़ा खोला, छलांग भर पर छलांग भरकर उस पर बैठा और दौड़ा दिया। घोड़ा तेजी से दौड़ते हुए अहाता पार करके बाहर निकल गया। जगमोहन के होंठ भिजे हुए थे। वो बिल्ला को नजरों से ओझल ओझल नहीं होने देना चाहता था। बिल्ला के रंग ढंग उसे पूरी तरह शक से भरे लग रहे थे। देवराज चौहान और जॉर्जी के जाते ही उसके द्वारा कहीं पहुंचने की उतावली दिखाना शक से भरा था। बिल्ला के मौसम से वास्ता रखते चंद शब्दों ने ही जगमोहन को सतर्क कर दिया था। जगमोहन तेजी से घोड़ा दौड़ाए जा रहा था। बहुत आगे घोड़े पर सवार बिल्ला नजर आ रहा था, जो कभी नजरों से ओझल हो जाता था तो कभी नजर आने लगता। अपने एक बार भी पीछे या दाएं बाएं देखने की चेष्टा नहीं की थी उसने, जैसे कि उसे यकीन हो कि कोई भी उसका पीछा नहीं कर सकता। ऐसे में वो सोच भी नहीं सकता था कि उसका पीछा किया जा रहा था। अगला दृश्य वो पहाड़ी रास्ता था जिस पर बिल्ला का घोड़ा दौड़ता जा रहा था। उस गांव जैसे कस्बे से दूर निकल आया था। आधा घंटा हो गया उसे घोड़ा दौड़ाते हुए। इस वक्त दाईं तरफ लाल पत्थरों के आसमान को छूती ऊंची पहाड़ियां थी और बाईं तरफ गहरी खाई।
जहां पेड़ पौधे जंगल जैसा नजारा था। घोड़ा हर पल ऊंचाई पर चढ़ता जा रहा था। चढ़ाई ज्यादा आने पर घोड़े की रफ्तार कम हो गई थी, ठंडक भी बढ़ गई थी। सर्द हवा जैसे बदन को चीरती सी महसूस हो रही थी। परंतु बिल्ला के हाव भाव से जरा भी नहीं लग रहा था कि उस पर ठंड का कोई प्रभाव पड़ रहा हो। अगले 10 मिनट में वो रास्ता समाप्त हुआ और ऐसी जगह पर पहुंचा वो, जो कि समतल जमीन का काफी बड़ा टुकड़ा था। वहां टूटी चट्टानों के टुकड़े और चंद पेड़ खड़े थे। सुनसानी थी यहाँ। इसके अलावा कोई भी नजर नहीं आ रहा था। बिल्ला घोड़े की लगाम पकड़े उस पर बैठा इधर उधर नजरें दौड़ाता रहा। घोड़ा बेचैनी से इधर उधर हो रहा था। 2 मिनट जब मालिक की तरफ से इशारा ना मिला तो बोरियत दर्शाता हुआ वो जोरों से हिनहिनाया। बिल्ला ने कलाई पर लगाम लपेट कर पकड़ी और दूसरे हाथ से सिगरेट सुलगाई। नजरें अभी भी हर तरफ घूम रही थी। एकाएक उसकी निगाह बड़ी सी चट्टान के किनारे पर जाकर स्थिर हो गई। वहां पर वो व्यक्ति खड़ा उसे ही देख रहा था। बिल्ला के होंठों पर मुस्कान उभरी और घोड़ा उस तरफ बढ़ना शुरू कर दिया और घोड़ा उस तरफ बढ़ाना शुरू कर दिया। पास पहुंचकर बिल्ला ने सिगरेट उछाली और घोड़े से उतरकर उस व्यक्ति के गले लग गया। फिर अलग हुआ। दोनों के चेहरे पर अपनेपन की मुस्कान थी। उस इंसान का व्यक्तित्व बहुत हटकर था। काला रंग था उसका, नाक फैली हुई जैसे गालों तक जा रही थी। बड़ी बड़ी सफेद चमकती आंखें थी। गले में लोहे का मोटा कड़ा पहन रखा था उसने। उसके साथ ही जाने किस तरह की कई कई तरह की मालाएं पहनी हुई थी। बालों सहित सीना नंगा था उसका। कोलों वाले हिस्से पर स्कर्ट की तरह कपड़ा लपेट रखा था। पाँव में पुरानी हो रही चप्पलें थी। बाएं हाथ की कलाई में लोहे का कड़ा था और बाएं कान में लोहे की बाली लटक रही थी। ऐसा लगता था जैसे वो किसी दूसरी दुनिया से आया हुआ व्यक्ति हो। कौन हो तुम? सॉरी, कैसे हो तुम? बिल्ला बोला। मैं भी इसके साथ ही कैरी और हो गया। कैसे हो तुम? बिल्ला बोला। ठीक हूं। तुमने संदेश भेजकर क्यों बुलाया? उन लोगों ने फिर कोई कोशिश की? वो व्यक्ति बोला। हाँ दोरजी। बिल्ला का स्वर गंभीर हो गया। देवराज चौहान नाम के व्यक्ति को उन लोगों ने कहीं से बुलाया है। मेरे यहां से वो लोग देवराज चौहान को ले गए हैं। मतलब कि जल्द ही कोशिश होगी? दोरजी नाम का वो व्यक्ति मुस्कुराया। हाँ, कोई बात नहीं। देवराज चौहान का भी वही हाल होगा जो पहले लोगों का हुआ है। दोरजी ने शांत स्वर में कहा। हमें ये बताने का शुक्रिया कि नया शिकार आया है। शुक्रिया मत कहो, बिल्ला ने धीमे स्वर में कहा। अपना फर्ज निभाया है। दोनों कई पलों तक एक दूसरे को देखते रहे। अपने इस फर्ज को मैं हमेशा पूरा करता रहूंगा। तुम लोगों को तुम्हारे काम की खबर देता रहूंगा। तुम अच्छे इंसान हो, दोरजी ने शांत स्वर में कहा। बिल्ला ने सिगरेट सुलगाई। वहां जाकर सबको मेरी नमस्ते कहना। कहूंगा, दोरजी बोला। कुछ कपड़ों का इंतजाम कर देना। किस तरह के कपड़े? बच्चों, औरतों, आदमियों, यानी कि हर तरह के कपड़े। अच्छी बात है। ये काम करते हुए सावधानी का इस्तेमाल करना पड़ता है कि दूसरों को पता ना चले कि मैं घर में कपड़े इकट्ठे कर रहा हूँ। वरना सोचेंगे वरना वो सोचेंगे कि मैं क्यों कपड़े इकट्ठे कर रहा हूँ। बिल्ला बोला। महीने भर बाद खबर पहुंचा दूंगा कि कपड़े इकट्ठे हो गए। खबर भिजवाने की जरूरत नहीं। महीने बाद मैं किसी को भेज दूंगा पता करने के लिए, दोरजी ने कहा और आगे बढ़कर बिल्ला को गले लगा लिया। फिर पलटकर तेजी से एक तरफ बढ़ता चला गया। देखते ही देखते वो समतल जगह से नीचे उतरते हुए नजरों से ओझल हो गया। बिल्ला की निगाह उधर ही रही जिधर वो नजरों से ओझल हुआ था। जगमोहन ने बहुत पहले ही अपना घोड़ा रोक रखा था। उसने बिल्ला को उस सपाट जगह पर रुकते और किसी के इंतजार में खड़े देख लिया था। उसके बाद उस व्यक्ति से होती मुलाकात देखी। जब उस व्यक्ति को गले लगाकर जाते देखा तो जगमोहन समझ गया कि उनकी मुलाकात खत्म हो गई है। उसी पल जगमोहन ने घोड़े को वापस किया और दौड़ा दिया। मस्तिष्क में बिल्ला के उस व्यक्ति से मुलाकात घूम रही थी। जगमोहन को वो व्यक्ति रहस्यमय लगा था। बिल्ला की बेसब्री से भरी मुलाकात रहस्यमय लगी थी। वो सामान्य व्यक्ति नहीं था। किसी बस्ती, किसी पुराने कबीले से वास्ता रखता लगा था। जगमोहन तेजी से घोड़ा दौड़ाए वापस जा रहा था कि बिल्ला से पहले वहां पहुंच जाए। बिल्ला न जान सके कि वो उसके पीछे आया था। इसके साथ ही जगमोहन का मन कह रहा था कि बिल्ला के उससे मुलाकात का वास्ता देवराज चौहान से अवश्य था। एकाएक बिल्ला उसे काम का आदमी लगने लगा था। वो सिर्फ घोड़े वाला ही नहीं था, पक्के तौर पर और कुछ भी था। उसका एक रूप तो उसने अभी देखा था। अगला दृश्य।
बिल्ला ने कमरे में प्रवेश किया तो जगमोहन को कुर्सी पर बैठे पाया। टांगे टेबल पर रखी हुई थी, आंखें बंद थी। उसके भीतर आने की आहट पाकर जगमोहन ने आंखें खोली। वो 10 मिनट पहले ही वापस आकर बैठा था। घोड़ा पहले की ही भांति वहां बांध दिया था। बिल्ला उसे ही घूर रहा था। आ गए? जगमोहन ने उसी तरह बैठे बैठे कहा। बिल्ला उसे घूरता रहा। क्या हुआ? जगमोहन का स्वर लापरवाही से भरा था। तुम कहीं बाहर गए थे? बिल्ला के शब्दों पर जगमोहन मन ही मन सतर्क हुआ। हाँ, यहाँ का मौसम देखने गया था। बिल्ला आगे बढ़ा और कुर्सी पर बैठते हुए तीखे स्वर में बोला। तुम कहीं दूर गए थे? ये कैसे कह सकते हो? घोड़ा जब लंबे सफर तय करके आता है तो उसे देखकर ही मैं समझ जाता हूँ। बाहर बंधा घोड़ा हाँफ रहा था। उसकी हालत बता रही थी कि वो लंबे सफर से दौड़ता आया है। हाँ, दूर तक निकल गया था। बिल्ला आगे को झुका और जगमोहन की आंखों में देखकर दांत भींचकर बोला, मेरे पीछे गए थे? जगमोहन ने टांगे सीधी की और बिल्ला की ही तरह आगे झुककर बोला, हाँ। क्या देखा? बिल्ला का स्वर कठोर हो गया। तुम्हारी और उस व्यक्ति की मुलाकात देखी। जगमोहन लापरवाही से मुस्कुराकर कह उठा। दूर था इसलिए बातें नहीं सुन पाया। कौन था वो? बिल्ला खा जाने वाली निगाहों से उसे घूरता रहा। मिनट भर उनके बीच उखड़ी सी चुप्पी रही। तुम्हें मेरे पीछे नहीं आना चाहिए था, बिल्ला ने शब्दों को चबाकर चुपते स्वर में कहा। एक तरफ तो तुम उन लोगों के साथ हो जो देवराज चौहान को ले गए काम के लिए। दूसरी तरफ तुम शायद इसी बात की खबर उस व्यक्ति को देकर आए हो। तभी तो देवराज चौहान और जॉर्जी के जाते ही हाथों हाथ वहां से भाग गए। कौन था वो व्यक्ति जिससे मिलकर आ रहे हो? बिल्ला उसे देखे जा रहा था। क्या देख रहे हो? जगमोहन का स्वर बेहद शांत था। सोच रहा हूं तुम्हारा क्या करूं। तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते। जगमोहन मुस्कुराया। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते रहे। मैं अपने यहाँ शोर शराबा नहीं करना चाहता, वरना बता देता कि मैं सब कुछ कर सकता हूं। जवाब में जगमोहन मुस्कुराया। तुम यहां से निकल जाओ। मैं यहां से तब तक नहीं जाऊंगा जब तक कि मुझे असल मामला पता नहीं चलेगा। ये मत कहना कि मामला नहीं है। मामला है। देवराज चांद को किसी काम के लिए यहां बुलाया गया है। यहां तक तो सब ठीक है, लेकिन इसके साथ भी कुछ बात है और इस मामले से जुड़े हुए हो तुम। दफा हो जाओ यहां से। मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता। जगमोहन वैसे ही बैठा रहा। नहीं जाओगे? बिल्ला के दांत भिज गए। नहीं। उसी पल बिल्ला ने रिवॉल्वर निकालकर रुख उसकी तरफ किया। उठो, दफा हो जाओ। मैं यहां शोर नहीं करना चाहता तो इसका यह मतलब नहीं कि तुम्हें बर्दाश्त कर। जिस रिवॉल्वर के दम पर तुम गुर्रा रहे हो वो खाली है। जगमोहन ने व्यंग भरे स्वर में कहा। जब मैं यहां पहुंचा था तो गोलियां निकालकर इसे वापस तुम्हारी जेब में डाल दिया था। बेशक चेक कर लो। दांत भींचकर बिल्ला ने रिवॉल्वर की मैगजीन चेक की। वो भरी हुई थी। तब तक फुर्ती से जगमोहन ने रिवॉल्वर निकालकर उसकी तरफ कर दी। ये देखकर बिल्ला के दांत भिज गए। मैगजीन को वापस रिवॉल्वर में मत डालना। दोनों चीजें टेबल पर रख दो। शोर मुझे भी पसंद नहीं है, लेकिन जरूरत पड़ने पर गोली चलाने से मुझे परहेज नहीं है, जगमोहन ने शांत स्वर में कहा। बिल्ला रिवॉल्वर और मैगजीन टेबल पर रखकर कठोर स्वर में बोला। तुम क्या समझते हो कि रिवॉल्वर दिखाकर मुझे फिक्र मत करो? जगमोहन ने रिवॉल्वर वापस जेब में रख ली। गोली चलाने या धमकाकर दबाव डालने का मेरा कोई इरादा नहीं है। मैं आराम से बात करने में यकीन रखता हूँ। रिवॉल्वर तो मैंने तुम्हें यह बताने के लिए निकाली है कि ऐसी चीजें मुझे मत दिखाओ, गुस्सा आ जाता है। बिल्ला कठोर नजरों से उसे देखता रहा। अपनी रिवॉल्वर उठा लो, जगमोहन बोला। बिल्ला ने रिवॉल्वर उठाई, उसमें मैगजीन डाली, फिर से जेब में रख लिया। दोनों की नजरें मिली। बिल्ला ने सिगरेट सुलगा ली। अब देते हो मेरी बातों का जवाब? जगमोहन मीठे स्वर में बोला। पूछे बिना जाने वाला नहीं हूं। कोई फायदा नहीं। फायदा नुकसान देखना मेरा काम। पहले तो ये बताओ कि देवराज चांद को किस काम के लिए ले जाया गया है। ये बात अजीब सी लगती है कि उन लोगों को सिर्फ एक ही आदमी की जरूरत थी। वो मुझे साथ नहीं ले गए। तुम्हारा उन लोगों से क्या वास्ता? वो कौन था जिससे तुम अभी मिलकर आए हो? बिल्ला ने कश लेकर उसे देखा। इतना तो वो समझ गया था कि सामने वाला आसानी से टलने वाला नहीं है। सब कुछ जान लेना चाहते हो? जो कुछ मेरे सामने सवाल बनकर आया है वही पूछ रहा हूं। तुम लोग यहां तक कैसे पहुंचे? बिल्ला ने पूछा। देख भाई, नोट सही मिले तो सब काम कर देते हैं।
इसी तरह किसी ने कहा कि इधर काम है, नोट बढ़िया मिलेंगे। बात हुई, रकम तय हुई, आधी रकम लेकर यहां काम करते आ गए। अब तू मेरे सवाल का जवाब दे। बिल्ला गंभीर नजरों से उसे देखने लगा। मेरी बातों का जवाब दे। कुछ बाहरी लोग, बिल्ला ने कहा, पहाड़ियों के उस पार 5 महीनों से डेरा लगाए बैठे हैं। वो दूर, काफी दूर एक पुरानी बस्ती से कोई चीज पाना चाहते हैं। वो खतरनाक बस्ती है, जान लेना और देना जानते हैं। उनका पहरा बहुत जबरदस्त है। उनकी इजाजत के बिना कोई उनकी हदों में पांव नहीं रख सकता। बिल्ली के कदम की आहट को भी वो महसूस कर लेते हैं। तुम्हारे दोस्त देवराज चौहान की तरह 3 अन्य बाहरी लोग इसी काम के वास्ते आ चुके हैं और बस्ती के लोगों के हाथों मारे जा चुके हैं। उससे पहले उन लोगों ने 2 और व्यक्तियों को मार दिया था। अब देवराज चौहान की बारी है। वो बेशक कितना भी शातिर सही, लेकिन बस्ती वालों के हाथों से कोई नहीं बच सकता। देवराज चौहान भी मरेगा। जगमोहन की आंखें सिकुड़ी। तुमने अपने दोस्त को अच्छी तरह से देख लिया था? वो पुनः बोला। कब? जब वो यहां से गया था। कहना क्या चाहते हो? जगमोहन ने उसे घूरा। सिर्फ इतना कि अब तुम उसे जिंदा तो क्या, मरा हुआ भी नहीं देख पाओगे। कुछ पलों तक जगमोहन उसे देखता रहा, फिर बोला, जिससे तुम मिलकर आए हो वो उसी बस्ती से आया था? हाँ। यानी कि तुम बस्ती वालों के जासूस हो? तुमने उन्हें खबर दी है कि एक और आदमी बाहर से बुलाया गया है उन लोगों ने, जो कि उनकी बस्ती में वो खास चीज लेने आया है? हाँ, यही बताया मैंने। बदले में उन लोगों ने क्या चीज दी, क्या दौलत दी? जगमोहन के दांत भिज गए। कुछ भी नहीं। बिल्ला के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। तुम जैसा कमीना आदमी बिना दौलत के कुछ नहीं कर सकता। खामखा उन्हें यह खबर क्यों दोगे? खामखा नहीं है तो? मैं उस बस्ती से ही हूं। बिल्ला के शब्दों पर जगमोहन 2 पल तो न समझने वाली नजरों से उसे देखता रहा। तुम उस बस्ती से हो? जगमोहन के होंठों से निकला। हाँ, मैं उसी बस्ती का खून हूं। बिल्ला गंभीर स्वर में कह उठा। लगते तो नहीं। बिल्ला ने कश लिया, फिर बोला, तुम ठीक कहते हो, लगता नहीं। क्योंकि मैं अपनी मां पर गया हूं। मेरी मां पंजाब के प्रांत की थी, रंग गोरा, लंबी चौड़ी। मैं उसी पर गया हूं। बिल्ला की बातों से ऐसे लग रहा था जैसे वो पुरानी यादों में खो गया हो। मेरी मां पंजाब के अखबार में काम करती थी। ये बात 30-35 साल पहले की है। उसे यहाँ इस बस्ती के बारे में खबर मिली तो ज्यादा जानकारी पाने के लिए इधर आ गई। जंगलों को पार करती, गले में कैमरा और पीठ पर छोटा सा बैग टांग लटकाए बस्ती को ढूंढती आगे बढ़ रही थी कि खतरनाक अजगर की गिरफ्त में आ गई। इससे पहले कि अजगर उसे खत्म कर देता, बस्ती के ही एक युवक ने अजगर को कुल्हाड़ी से काटकर कई टुकड़ों में बांट दिया और मेरी मां को बचा लिया। इस तरह मेरी मां और पिता की पहली मुलाकात हुई। जगमोहन उसकी बात को बहुत ध्यानपूर्वक सुन रहा था। फिर मेरे पिता को पहली बार में ही मेरी मां अच्छी लगी, जबकि मां मेरे पिता की एहसानमंद हो गई कि उसने उसकी जान बचाई है। मेरी मां ने बताया कि वो आगे किस काम के लिए जा रही है, तो मेरे पिता ने उसे समझाया कि वो उसी बस्ती से वास्ता रखता है और वो लोग नहीं पसंद करते कि कोई बाहरी व्यक्ति वहां कदम रखे या फिर उनकी भीतरी बातें बाहर भेजे। उसने मेरी मां को वहां से चले जाने की सलाह दी, लेकिन मेरी मां जिद्दी थी, इसलिए वो वापस जाने को तैयार नहीं हुई। मैं पहले ही कह चुका हूं कि मेरे पिता को मेरी मां से पहली बार में ही प्यार हो गया था, इसलिए मेरी मां की जिद पर उसे मां की जान की फिक्र हुई। उस वक्त मेरे पिता ने मेरी मां को किसी तरह समझाकर इसी गांव में चुपचाप ठहरा दिया। तब यहाँ 5-7 परिवार ही रहते थे। इधर बस का आना तो दूर, किसी को पता भी नहीं था कि यहाँ कोई गांव है। इस तरह मेरे माता पिता की मुलाकातें होती रही। मेरी माँ मेरे पिता से चोरी छिपे जंगल में मिलती रही। मेरी माँ उससे अपना मतलब निकाल रही थी, उस जंगली बस्ती के बारे में जानकर, और मेरे पिता उसकी खूबसूरती पर मोहित होकर कुछ न कुछ हर मुलाकात में बता ही देते थे। 3 महीनों में मेरी माँ के पास बस्ती के संबंध में बहुत जानकारी इकट्ठी हो गई, परंतु इन महीनों में होने वाली मुलाकातों की वजह से मेरी माँ को वो अच्छा लगने लगे। बिल्ला ने ठिठक कर कस लिया। वो गंभीर था। जगमोहन की नजरें बिल्ला के चेहरे पर थी। बिल्ला ने पुनः कहा, इसका अंजाम ये हुआ कि दोनों ने जिंदगी भर एक साथ रहने का फैसला कर लिया, शादी करने का फैसला कर लिया। परंतु मेरे पिता के सामने बहुत बड़ी अड़चन आ गई। क्या? शहरों में तो लोग बिरादरी से बाहर भी शादी कर लेते हैं, परंतु बस्ती के पुराने और पक्के रीति रिवाजों के मुताबिक बस्ती के लोग बाहर के लोगों से शादी नहीं कर सकते। बाहर के लोगों से शारीरिक संबंध तो दूर,
बात भी नहीं की जा सकती। बहुत जरूरत हो तभी बात की जा सकती है। बिल्ला धीमे से स्वर में जगमोहन को देखता कह रहा था, ऐसे में मेरे पिता मां से शादी नहीं कर सकते थे। बस्ती के रीति रिवाजों के खिलाफ चलने पर बस्ती की पुरानी प्रथा प्रथा के मुताबिक 15 फीट गहरा खड्डा खोद कर उसे गड्ढे में जिंदा ही डालकर गड्ढे को मिट्टी से भर दिया जाता था। यह प्रथा आज भी कायम है। फिर तुम्हारे माँ बाप की शादी कैसे हुई? शायद ना भी होती, क्योंकि दोनों ही हालातों को समझ रहे थे। मेरे पिता बस्ती से अपना संबंध नहीं तोड़ना चाहते थे कि भागकर दूर जाकर मेरी माँ से शादी कर लें। इसी दौरान मेरी माँ ने पिता को बताया कि वो गर्भवती हो गई हैं। पिताजी सच में माँ से प्यार करते थे। वो माँ को बीच रास्ते में छोड़कर नहीं जा सकते थे। जब उन्होंने सुना कि माँ गर्भवती है तो उन्होंने मेरी माँ से शादी का फैसला कर लिया। मेरी माँ जानती थी कि पिताजी को बस्ती से, अपने लोगों से, अपनी जान से भी ज्यादा प्यार है। लेकिन वो मेरी माँ को भी इस हाल में नहीं छोड़ सकते थे। पिताजी के इस त्याग ने माँ का पूरा दिल जीत लिया। माँ पिताजी को लेकर एक छोटे से शहर में चली गई। वहीं वे रहने लगे, क्योंकि माँ भी जानती थी कि अनपढ़ आदिवासी व्यक्ति को पति के रूप में उसके घरवाले भी स्वीकार नहीं करेंगे। वहीं पर मेरा जन्म हुआ। मेरी माँ किसी ऑफिस में काम करती और पिताजी अपनी समझ के मुताबिक काम करते। घर का खर्च आराम से चलता गया। फिर जगमोहन बिल्ला के गंभीर चेहरे को देखकर कह रहा। कुछ पल चुप रहकर बिल्ला पुनः कह उठा, 13 साल बीत गए, परंतु मेरी माँ ने अपने पति के चेहरे पर वो खुशी कभी नहीं देखी जो कि पहली मुलाकातों में देखी थी। लेकिन उसके बाद उसकी आंखों में अजीब तरह की चुप्पी ही देखी थी। माँ जानती थी कि मेरे पिता को भीतर ही भीतर अपने बस्ती और अपने लोगों से बिछड़ने का गम खा रहा है। तभी मेरे पिताजी हरदम उदास रहते थे। जब मैं 14 बरस का हुआ तो मेरी माँ ने पिताजी से कहा कि अगर वो वापस बस्ती में अपनों के बीच जाना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं तो मिल लें, वो भी साथ चलने को तैयार है। हो सकता है उसके बस्ती वाले उसे वापस लौटने पर कुछ ना कहें। 14 वर्ष बीत गए हैं इस बात को। सब कुछ पुराना हो चुका है। साल भर माँ और पिताजी के बीच यही बातें होती रही। सच बात तो ये थी कि माँ चाहती थी कि मेरा पिता अपनों से मिल लें, ताकि उनकी उदासी खुशी में बदल जाए। मेरी माँ ने ही पिताजी को तैयार किया वापस बस्ती में जाने को। मेरी माँ ने ही पिताजी को हिम्मत दी, वरना वो तो अंत तक जाने से इनकार करते रहे कि बस्ती वाले उसे मौत की सजा दे देंगे। 15 का हुआ मैं जब माँ पिताजी मुझे लेकर वापस यहाँ पहुंचे। बिल्ला ने नई सिगरेट सुलगा ली। चेहरे पर उदासी थी। जगमोहन उसे देखे जा रहा था। 2-3 मिनट की चुप्पी के बाद बिल्ला बिल्ला पुनः बोल उठा। पिताजी माँ को और मुझे लेकर अपनी बस्ती में पहुंचे, जो पहाड़ों और जंगलों के बीच खतरनाक जगह पर जाने कब से बसी हुई है। बस्ती वालों ने मेरे पिताजी को तुरंत पहचान लिया। हम तीनों को कैद कर लिया गया। मुझे सब कुछ अच्छी तरह याद है। मैं सब देख सुन समझ रहा था। उसके बाद हमें बस्ती के सरदार के सामने पेश किया गया। अपने कायदे कानून के मुताबिक मेरे पिता को बस्ती के बाहर की स्त्री से संबंध रखने की जुर्म में मौत की सजा दे दी गई, परंतु मुझे और मेरी मां को छोड़ दिया गया। सरदार का कहना था कि मेरे पिता की सजा माफ नहीं कर सकता। तब मेरे पिता ने अपनी बस्ती की खास निशानी लॉकेट मुझे दिया, मेरे गले में डाल दिया। वो लॉकेट आज भी मेरे गले में है, कहकर उसने गले में पड़ा लोहे की जंजीर से बंधा लॉकेट दिखाया। हम दोनों को वापस भेज दिया और सख्त हिदायत दी कि हम फिर कभी इस बस्ती के पास भी ना फटके। बिल्ला ने आंखें बंद कर ली। उसकी आंखों में पानी चमक उठा था। जगमोहन उसकी पीड़ा को महसूस कर रहा था। बिल्ला ने आंखें खोली तो आंसू गालों पर लुढ़काए। गर्दन नीचे झुकाकर उसने कश लिया। फिर दूसरी हथेली से गालों को साफ करते बोला, हम इस गांव में आकर रहने लगे। किसी जगह पर यह कमरा डाल लिया। मैं मेहनत मजदूरी करके अपना और अपनी माँ का पेट पालने लगा, क्योंकि उस दिन के बाद माँ की हालत कभी भी ठीक नहीं रही। वो पिताजी के लिए रोती रही, यही कहती रही कि उसकी मौत की जिम्मेवार वो है। उसने ही पिताजी पर दबाव डाला था कि वो अपने सगों से मिले। हो सकता है बस्ती वालों ने तुम्हारे पिता को ना मारा, मार दिया था। माँ ने 4 दिन बाद ही जाकर मालूम कर लिया था। बेला भारी स्वर में कह उठा। इतना सब कुछ होने के बाद भी मेरी माँ के मन में बस्ती वालों के प्रति कभी द्वेष की भावना नहीं रही। वो यही कहती रही कि उन्होंने बस्ती के नियम तोड़े थे। उसकी सजा वो और मेरे पिताजी जानते थे। नियम तोड़े तो इस बस्ती वालों को क्यों दोष दिए जाए? नियम तोड़े तो इसमें बस्ती वालों को क्यों दोष दिए जाए? मेरी माँ उस घटना के बाद 2 साल तक जिंदा रही। इस दौरान मुझे यही कहती रही कि वो बस्ती वाले तेरे अपने हैं, तेरे पिता के लोग हैं। तेरे पिताजी ने गलती की थी, उसकी सजा उन्हें दी गई थी।
अपने मन में उनके लिए कभी भी नफरत ना रखना। वही तेरे अपने हैं। अपने पति की मौत के गम में मेरी माँ भी 2 साल के बाद मर गई। रात को ऐसी सोई कि फिर ना उठ सकी। मैं अकेला रह गया। इधर उधर काम करके पेट भरने लगा। घर तो मेरे पास था ही। इसी बीच में बस्ती की तरफ भी चला जाता। खतरनाक रास्तों को पार करके वहां जाना पड़ता था। बस्ती वाले मेरे को आया पाकर कुछ न कहते। पहले पहल तो वो मेरे से बात नहीं करते थे। सब जानते थे कि मैं उनकी बस्ती का ही खून हूं। फिर धीरे धीरे वो मेरे से बात करने लगे, मुझे खाना देने लगे। रात को मैं वहां रह जाता। इस तरह मैं धीरे धीरे उनकी बस्ती का सदस्य बन गया। वही मेरे रिश्तेदार थे, सब कुछ थे। परंतु मैं वहां इसलिए नहीं रह सका कि मुझे उनके बीच रहने की आदत नहीं थी। जगमोहन ने समझने वाले ढंग में सिर हिलाया। धीरे धीरे मेरा अपने पिता की बस्ती वालों से गहरा संबंध बन गया। वो लोग मुझे अपनी बस्ती का ही मानते हैं और मैं भी उन्हें अपना मानता हूँ। बिल्ला ने गंभीर स्वर में कहा। बस्ती के लिए बाहर वालों को भी मैं अपना मानता हूँ। बस्ती के बाहर वालों को सॉरी बस्ती के बाहर वालों को भी मैं अपना मानता हूँ, क्योंकि मेरी माँ बाहर की थी। मेरे मन में किसी के लिए द्वेष नहीं है। सब मेरे अपने हैं। समझा? जगमोहन धीमे स्वर में बोला। सब समझ में आ गया कि तुम किस स्थिति में हो। ये बात कोई नहीं जानता। तुम पहले हो जिसे ये बताया, वो भी इसलिए कि बाहर से आए हो और चले जाओगे। बस्ती वालों से मेरा जब मिलना होता है तो उसके लिए हमारे अलग ही रास्ते हैं। तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं। बस्ती वालों को बाहरी सामान की जरूरत होती है तो वो मैं पूरी करता हूँ। मेरे पास पैसे होते हैं तो अपने पास से खर्च करके लिए उनके लिए सामान ला देता हूँ, नहीं तो उनसे पैसे ले लेता हूँ। उनके पास पैसे कहाँ से आते हैं? जगमोहन के होंठों से निकला। बिल्ला होंठ बंद करके उसे देखने लगा। चुप क्यों हो गए? मैं किसी को नहीं बताऊंगा, जगमोहन ने पुनः कहा। वो कुछ दे देते हैं जिसे मैं किसी बड़े शहर में जाकर बेच देता हूँ। अच्छे पैसे मिल जाते हैं। तुम्हारा मतलब कि सोना या फिर हीरा या कोई ऐसी कीमती चीज? जवाब में बिल्ला सिर्फ सिर हिलाकर रह गया। ये सब सामान उनके पास कहां से आया? बिल्ला ने कश लेकर मुंह फेर लिया। वो समझ गया कि उसे इस सवाल का जवाब नहीं मिलेगा। ठीक है, ये बात जानने की मुझे कोई जरूरत भी नहीं है, जगमोहन ने पुनः कहा। तुम देवराज चौहान की बात करो। वो कहाँ गया है? उसे किन लोगों ने बुलाया है? उससे क्या काम लेना चाहते हैं? तुम कहते हो कि अब देवराज चौहान जिंदा वापस नहीं लौट सकता, वो मारा जाएगा। हाँ। क्यों? क्योंकि वो लोग उसे बस्ती में कुछ लेने के लिए भेजेंगे। बस्ती वाले उसे पकड़ लेंगे। अगर तुम बस्ती वालों को पहले खबर ना करते तो शायद देवराज चांद को ना पकड़ पाते। ऐसा कुछ नहीं है। बस्ती की पहरेदारी बहुत जबरदस्त है। वो तब भी तुम्हारे साथी को पकड़ लेते, बिल्ला ने गंभीर स्वर में कहा। जब जब भी बस्ती के खिलाफ कोई हरकत मुझे पता चलती है तो मैं बस्ती वालों को खबर करके अपना फर्ज पूरा करता हूँ। क्योंकि यहाँ घोड़े सिर्फ मैं ही रखता हूँ, बाहर से आने वालों को कोई भी काम करने के लिए घोड़ों की जरूरत पड़ती है। वो मेरे पास आता है, ऐसे में मुझे पता चल जाता है कि बाहर से आने वाले की मंशा क्या है। बस्ती के खिलाफ की बात होती है तो वो मैं बस्ती वालों को बता देता हूँ। जगमोहन सोच भरी निगाहों से उसे देखता रहा। बिल्ला ने कश लिया। तुम कह रहे थे देवराज चांद से पहले भी इस काम के लिए 3 लोग अपनी जान गंवा चुके थे। तुम उन तुम उन लोगों को भी तुम उन लोगों के भी 2 आदमी इस काम को पूरा करने के लिए जान गंवा चुके हैं। हाँ। काम क्या है? बस्ती में खास जगह रखा हुआ एक खास पत्थर लाना है। खास पत्थर? कैसा पत्थर है वो? जगमोहन की आंखें सिकुड़ी। देखने वो मामूली सा पत्थर है, साधारण। जगमोहन आंखें सिकोड़े बिल्ला की आंखों में देखे जा रहा था। लेकिन उस पत्थर में बस्ती के देवताओं की तपस्या की शक्ति है, बिल्ला ने गंभीर स्वर में कहा। ½ किलो के भार का बराबर का वो है। वो पत्थर हाथ में पकड़ा जा सकता है उसे। उस पत्थर में बस्ती के देवताओं की शक्ति है? हाँ। तुम्हें इन बेवकूफी भरी बातों पर यकीन है? बिल्ला ने सख्त निगाहों से जगमोहन को देखा। उतनी ही जबान खोलो जो कि मुझे ठीक लगे। ठीक है, माना कि उस पत्थर में वास्तव में बस्ती के देवताओं की शक्ति है, जगमोहन ने फौरन सिर हिलाते हुए कहा। उस पत्थर को बाहर के लोग लेना चाहते हैं? हाँ। क्यों? बिल्ला ने जवाब नहीं दिया। चुप क्यों हो गए? ये मैं नहीं बताना चाहता। जो बात बाहरी लोग जानते हैं और उसी वजह के कारण उस शक्तियों वाले पत्थर को पाना चाहते हैं, तो वो बात मुझे बताने में क्यों ऐतराज उठा रहे हो? यकीन मानो मैं इस बात का ढोल नहीं पीटूंगा कहीं।
बिल्ला जगमोहन को देखने लगा। जगमोहन की खामोश निगाह बिल्ला के चेहरे पर थी। वो पत्थर पास होने पर बस्ती के बेशकीमती खजाने को हासिल किया जा सकता है। उस देवताओं की शक्ति वाले पत्थर के बिना कोई खजाने तक पहुंच गया तो बेमौत मारा जाएगा। इसलिए कुछ बाहरी लोग देवता के पत्थर को हासिल करके खजाने की तरफ बढ़ना चाहते हैं। मैं समझा नहीं। जगमोहन खजाने का जिक्र आते ही सतर्क हो उठा। स्पष्ट बताओ। जितना तुम्हें जानना चाहिए था उतना बता दिया, अब और कुछ नहीं। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में झांका। बिल्ला पूरी तरह से दृढ़ता से भरा दिखा कि अब वो और कुछ नहीं बताएगा। जगमोहन ने सिर हिलाकर गंभीर स्वर में कहा, मुझे खजाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं चाहता हूं कि देवराज चौहान को कुछ ना हो। इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, बिल्ला ने गंभीर स्वर में कहा। वो ये काम ना करता, जॉर्जी नाम की लड़की के साथ ना जाता तो बच जाता। जॉर्जी के साथ वो चला गया है। वो लोग अब देवराज चौहान को बस्ती में भेजेंगे, देवताओं का पत्थर लाने को, और वहां तुम्हारे साथी के इंतजार में मौत खड़ी है। जगमोहन का चेहरा कठोर हो गया। मुझे बताओ, जॉर्जी और उसके साथी कहाँ हैं? मैं वहां से देवराज चौहान को वापस। तभी बाहर से उन्हें आहटें मिली। वो चौंके। बाहर कोई है। बिल्ला फौरन उठा, खुले दरवाजे के पास पहुंचा। तभी बाहर से फायर किया गया। बिल्ला पहले ही सतर्क था। वो पीछे होते हुए नीचे को लुढ़कता चला गया। हाथ में रिवॉल्वर आ गई थी। चेहरा दरिंदगी भरे भावों से भर उठा था। ये सब देखकर जगमोहन फुर्ती से दीवार की ओट में पोजीशन ले चुका था। उसके हाथ में भी रिवॉल्वर आ चुकी थी। उसने उलझन भरी नजरों से चंद कदमों दूर बिल्ला को देखा। क्या बात है? बाहर कौन लोग हैं? जगमोहन ने पूछा। ये सब, बिल्ला ने गुर्राकर कहा, बस्ती के लालू की वजह से हो रहा है। लालू? हाँ, बस्ती वाला था ये। इसने बस्ती के नियमों के खिलाफ भारी गलती की और उसे मौत की सजा सुना दी गई। सजा होने से कुछ घंटे पहले ही लालू भाग निकला, शहर पहुंच गया। उसने ही मुंह खोला और बस्ती की ओर खजाने के बारे बस्ती के बारे में और खजाने के बारे में बता दिया। तभी लोगों का ध्यान इस तरफ आकर्षित हुआ। कुछ लोग वहां डेरा डालकर देवता के पत्थर को पाने की कोशिश कर रहे हैं। बाहर जो लोग हैं वो पहले भी मेरे से बात कर चुके हैं कि मैं वो पत्थर उन्हें ला कर दूं। वो मुझे आधा खजाना देंगे। लालू ने उन्हें बता दिया होगा कि बस्ती से मेरा गहरा रिश्ता है। कुछ महीने पहले शहर जाकर लालू को तलाश करके उसे तो मैंने मौत की सजा दे दी, मार दिया। लेकिन वो जो मुसीबत पैदा कर गया है वो मेरे और बस्ती वालों का पीछा नहीं छोड़ रही। जगमोहन के होंठ सिकुड़े। बाहर जो लोग हैं वो चाहते हैं कि तुम बस्ती से देवता की शक्ति वाला पत्थर लाकर उन्हें दो। बिल्ला ने सिर हिला दिया। पहले वो मेरे से बात करके गए थे, मैं नहीं माना तो अब इस तरह आकर मुझे घेर लिया। बिल्ला के स्वर में वहशी भाव थे। ये लोग इस बात को नहीं जानते कि मैं जान दे सकता हूं, लेकिन इनकी बात किसी भी कीमत पर पूरी नहीं कर सकता। इनकी पागलों वाली कोशिश कभी भी पूरी नहीं हो सकती। मुझे अफसोस है कि तुम मेरी वजह से फंस गए। जगमोहन के होंठों पर खतरनाक मुस्कुराहट उभरी। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मेरी वजह से तुम बच जाओ? बिल्ला की निगाह जगमोहन से मिली। जॉर्जी देवराज चौहान को जहां लेकर गई है, जहां वो लोग मौजूद हैं, मुझे बचाओगे? मुझे बताओगे? जगमोहन पुनः बोला। अगर इन लोगों के हाथों से बच गया तो तभी बता पाऊंगा। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। बचने की कोशिश करते हैं। कितने लोग हैं बाहर? एक ही झलक देख पाया था, बिल्ला दांत भींच कर बोला। शायद 5-6 या फिर 7। तभी बाहर से आती खतरनाक आवाज उनके कानों में पड़ी। बिल्ला, तुम इस वक्त गिर चुके हो। हम तुम्हें मारने नहीं, साथ ले जाने आए हैं, ताकि आराम से बैठकर बात की जा सके। उस दिन तुम्हें हमारी बात ठीक से समझ में नहीं आई थी। अगर तुमने हमारा मुकाबला करने या फिर गोली चलाने की कोशिश की तो हम तुम्हें शूट कर देंगे। बस्ती के देवता की शक्तियों वाला पत्थर हम किसी दूसरे रास्ते से भी हासिल कर सकते हैं। जगमोहन और बिल्ला की नजरें मिली। क्या इरादा है? इन्हें पत्थर देना चाहोगे? जगमोहन बोला। मैं जवाब दे चुका हूं। मैं तुम्हें बहुत अच्छा रास्ता बताता हूं। इन्हें कोई भी पत्थर थमा दो। इन्हें बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। क्यों? क्योंकि लालू के मुंह से ये जान चुके हैं कि वो पत्थर कैसा है। बिल्ला दांत भींच कर बोला। कोई खासियत है उस पत्थर की पहचान को लेकर? हाँ। क्या? तुम्हें जानने की क्या जरूरत पड़ गई? यूं ही पूछ रहा हूं, मत बताओ। इन लोगों से तुम्हें बचाने में साथ देता हूँ। उसके बाद तुम मुझे वहां ले चलना जहां देवराज चौहान को जॉर्जी ले गई है, जिधर वो लोग ठहरे हैं। साथ नहीं जाऊंगा, उधर का रास्ता बता दूंगा। बढ़िया।
तभी फायर की आवाज के साथ गोली खुले दरवाजे से भीतर आकर दीवार में जा धंसी। ये लास्ट वार्निंग है बिल्ला, तेरे जवाब के लिए हम शाम तक यहाँ खड़े नहीं। उसी पल जगमोहन ने रिवॉल्वर वाला हाथ आगे किया और जिधर से आवाज आई थी नाल का रुख उधर करके फायर कर दिया। तेज आवाज के साथ तेज आवाज के पश्चात चुप्पी छा गई। जगमोहन झुके ही झुके आगे बढ़ा और खाली खिड़की खोली खुली खिड़की के पास पहुंच गया। उधर बिल्ला ने पूरी तरह पोजीशन ले ली थी। इससे पहले कि जगमोहन खिड़की से बाहर देखने की कोशिश करता, उसे खिड़की पर किसी का सिर और रिवॉल्वर वाला हाथ दिखा। बाहर वाला व्यक्ति खिड़की के पास मोर्चा बांधे हुए था। जगमोहन ने फुर्ती के साथ रिवॉल्वर वाला हाथ खिड़की से बाहर किया और गोली चला दी। तेज धमाके के साथ चीख की आवाज आई। इसके साथ ही बाहर से अंधाधुंध गोलियां चलनी शुरू हो गई। 20 सेकंड बाद गोलियों की बाढ़ रुकी। कमरे के भीतर गोलियों के कारण कई छेद दीवारों पर नजर आने लगे थे। बारूद की स्मेल उनकी सांसों को महसूस होने लगी थी। वातावरण खतरनाक बन गया था। यहाँ पुलिस नहीं होती? जगमोहन ने कुछ दूर मौजूद बिल्ला से पूछा। पुलिस यहाँ कैसे टिकेगी? एक बार तंबू लगाकर अस्थायी चौकी बनाई थी। 5वें दिन ही पुलिस वाले भाग गए थे यहाँ से। पहाड़ों के ऊपर है ये जगह, रात को सर्दी बढ़ जाती है, तीखी ठंड है होती है। इधर इधर कौन आना पसंद करेगा? वैसे भी गांव के लोग नहीं चाहते कि यहाँ पुलिस के रूप में बाहरी लोग आए। खुद ही पुलिस आई थी और खुद ही चली गई। कहते हुए बिल्ला उठा और फुर्ती के साथ दरवाजे पर जा खड़ा हुआ। ये क्या कर रहे हो? उनकी गोली तुम्हें लग जाएगी, जगमोहन चीखा। तब तक बिल्ला दांत भींचे गोली चला चुका था। जिस पर उसने गोली चलाई थी वो छिपता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था। वो सोच भी नहीं सकता था कि एकाएक दरवाजे पर आकर कोई उसका निशाना ले लेगा। गोली उसकी छाती में जा लगी थी। गोली चलाकर बिल्ला पुनः दरवाजे की ओट में हो गया था। जगमोहन ने बिल्ला के चेहरे पर छाए खतरनाक भावों को देखा। इस तरह खुले में जाकर उन्हें मारोगे तो खुद भी मरोगे, जगमोहन ने होंठ बींचकर कहा। अगर वो सीधे भीतर घुस आता तो मैदान जीत लेंगे, हम पर काबू पा लेंगे। उन्हें बाहर रोके रखना जरूरी है। वो यहाँ पर ज्यादा देर नहीं ठहर सकते। गोलियों की आवाज सुनकर गांव के लोग कभी भी आ सकते हैं। उन्हें भागना पड़ेगा। जल्दबाजी मत करो, जगमोहन ने समझाने वाले स्वर में कहा। इस तरह सामने जाकर 10 को शूट करोगे लेकिन 11वां तुम्हें शूट कर देगा। ऐसी जंग का क्या फायदा कि तुम ही मारे जाओ। मुझे डराने की कोशिश मत करो। बाहर 7 व्यक्ति थे, लेकिन जब उन्होंने अपने 2 आदमियों को मरते देखा तो वो समझ गए कि बिल्ला टकराव के मूड में है और भीतर वो अकेला नहीं है, कोई और भी है। ऐसे में लड़ाई लंबी हो सकती थी। गांव वाले भी गोलियों की आवाज सुनकर आ सकते थे या बिगड़े माहौल को भांप कर ताराराम ने ऊंची आवाज में कहा, यहां से निकल चलो। लेकिन कुछ दूर मौजूद अजीत ने कहा, समझा करो, निकल चलो। भीतर बिल्ला अकेला नहीं है, ताराराम ने दांत भींचकर कहा। मैं यहाँ अपने आदमियों को मरवाने नहीं लाया था। पंत और दीपक की लाशें साथ ले चलो। हम बिल्ला को लेकर ही जाएंगे, विकास ने हाथ में दबी रिवॉल्वर को लहराकर गुस्से से कहा। वो सब पोजीशन लिए अपनी अपनी जगह पर खड़े थे। कोई किसी को नजर आ रहा था तो कोई सिर्फ आवाज ही सुन पा रहा था। उनकी नजरें दरवाजे और खिड़की पर थी। तुम बिल्ला को साथ ले आना, हम जा रहे हैं, विकास, ताराराम ने कड़वे स्वर में कहा। अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो हमारी संख्या कम होती जाएगी। ये शहर नहीं है कि फोन करके 10 आदमी और भी आ जाएंगे। हमें खुद को बचाकर रखना है, तभी हम बस्ती के खजाने को पा सकेंगे। इन शब्दों के जवाब में कोई स्वर न आया। मैं यहां से भीतर वालों को देख रहा हूं। 2 आगे जाओ और पंत और दीपक की लाशें उठाओ। यहां से निकल चलना है हमें। जल्दी करो, वक्त बर्बाद मत करो। गहरी चुप्पी छा गई वहां। फिर मध्यम सी आहटें उभरी। 2 व्यक्ति दरवाजे और खिड़की की तरफ सतर्कता से बढ़ने लगे। पंत और दीपक की लाशें वहां पड़ी थी। दबे पांव रिवॉल्वर थामे वो एक एक कदम उठाते उस तरफ बढ़ रहे थे। ताराराम और उसके साथियों की खतरनाक निगाह दरवाजे और खिड़की पर थी कि कोई उनके साथियों का निशाना लेने की चेष्टा न करे। वो दोनों ज्यों ही दरवाजे के करीब पहुंचे, एकाएक बिल्ला दरवाजे पर दिखा। वो लाश उठाने करीब आ चुके थे। व्यक्ति को गोली मार वो लाश उठाने करीब आ चुके व्यक्ति को गोली मारने जा रहा था कि ताराराम ने पहले ही गोली चला दी, जो कि बिल्ला के कंधे में जा धंसी। उसी पल सोनू ने दूसरी गोली चलाई, जो कि बिल्ला के सिर के एक तरफ के हिस्से को गहराई से छीलती चली गई। बिल्ला के होश उसी पल गायब हो गए। वो दरवाजे से टकराकर नीचे गिरने को हुआ कि भीतर से जगमोहन ने उसे पीछे खींच लिया। पंत और दीपक की लाशें उठाए वो वहां से भागे और देखते ही देखते उस मकान के बड़े अहाते से बाहर निकलते चले गए। जगमोहन दरवाजे पर खड़ा दांत भींचे उन्हें देख रहा था, परंतु उन पर गोली नहीं चलाई। गोली चलाने का कोई फायदा ही नहीं था। ताराराम और उसके साथी
लाशें कंधे पर उठाए दौड़ते हुए कुछ दूर ओट में बांध रखे घोड़ों के पास पहुंचे। पंत और दीपक की लाशें आनन फानन घोड़ों पर पेट के बल लाद दी। चिंता की कोई बात नहीं, 50 वर्षीय ताराराम ने सख्त स्वर में कहा। हमारे पीछे कोई नहीं है, पीछे आने का खतरा कोई मोल नहीं लेगा। बिल्ला अकेला होता तो हम उसे उठा लाने में सफल हो जाते, लेकिन उसके पास कौन था वो मालूम हो जाएगा। यहां से चलो। लाशों को उन्होंने घोड़ों पर बांधा, फिर वो भी घोड़ों पर बैठ गए। लाशों को साथ ले आने की क्या जरूरत, अशोक ने कहना चाहा। मैं अपने साथियों को इस तरह मरा नहीं छोड़ सकता, ताराराम ने गंभीर स्वर में कहा। आगे जंगल में कहीं भी इनके धर्म के मुताबिक इन्हें आग दे देंगे। वो कुछ नहीं बोला, घोड़ों को आगे बढ़ा दिया। सब गुस्से में नजर आ रहे थे। वो बातें करना चाहते थे, लेकिन अभी सब चुप थे। अगला दृश्य। जगमोहन ने गंभीरता और चिंता में डूबे बिल्ला को चेक किया। एक गोली कंधे में और दूसरी सिर में गहरी रगड़ मार गई थी। दोनों जगह से खून बह रहा था। इसे फौरन डॉक्टरी सहायता न मिली तो ये यकीनन मर जाएगा, और यहां डॉक्टर जैसी कोई चीज नहीं थी। जगमोहन व्याकुल हो उठा। बिल्ला का जिंदा रहना या होश में आना उसके लिए जरूरी था। ये बता सकता था कि जॉर्जी और उसके साथी कहां डेरा जमाए हुए हैं। वो वहां पहुंचकर देवराज चौहान को फौरन सतर्क करना चाहता था कि ये काम ना करे, बस्ती की तरफ ना जाए। उन लोगों को उसके आने का पहले ही पता है और उसके खत्म करने की तैयारियों के साथ बैठे हैं वो लोग। परंतु बिल्ला के मुंह खोले बिना वो कुछ नहीं कर सकता था, जबकि बहते खून के साथ उसे यकीन होता जा रहा था कि बिल्ला जिंदा नहीं बचेगा। जगमोहन के अंग अंग में विवशता भरी बेचैनी पड़ी थी। तभी उसकी निगाह बिल्ला के गले में पड़े लॉकेट पर पड़ी, जिसे देखते हुए उसने कहा था कि ये बस्ती वालों का ही है और उसके पिता ने दिया था। जाने क्या सोचकर जगमोहन ने वो लॉकेट उसके गले से निकाला, उस पर लग चुका खून पानी से साफ किया और उसे पहन लिया। ये सब किसी अनजानी सोच के तहत वो नहीं जानता था, और अब समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे। देवराज चांद को कहां तलाश करे। वो भारी तौर पर खतरे में था। तभी उसके कानों में शोर पड़ा। रिवॉल्वर थामे जगमोहन फौरन दरवाजे पर पहुंचा तो उसे 15-20 लोग लाठियां भालों के साथ आते दिखाई दिए। जगमोहन समझ गया कि वो गांव वाले हैं। उसने रिवॉल्वर जेब में डाल ली, वहीं खड़ा उन्हें आते देख रहा। वो पास आए तो जगमोहन ने उन्हें भीतर जाने का रास्ता दे दिया। गोलियां क्यों चली, क्या हुआ था, एकाएक जगमोहन से पूछा। मैं नहीं जानता, कुछ लोग आए और गोलियां चलाने लगे, जगमोहन गंभीर स्वर में बोला। तब मैं बिल्ला से बातें कर रहा था, बिल्ला को गोलियां मारकर चले गए। तभी एक ने कहा, बिल्ला जिंदा है, इसकी सांसें बची हैं। जगमोहन ने नीचे पड़े बिल्ला को देखा। नीचे बहुत खून बह चुका था। फौरन वैद्य जी को बुलाओ, भागो। दो आदमी वहां से भागते चले गए। गांव वाले बिल्ला को सावधानी से उठाकर एक तरफ मौजूद चारपाई पर डालने में व्यस्त हो गए। जगमोहन बाहर निकला और बंधे घोड़ों की तरफ बढ़ गया। उसके चेहरे पर चिंता थी। देवराज चौहान के प्रति वो हर बढ़ते कदम देवराज चौहान के प्रति कि वो हर बढ़ते कदम पर मौत के पास पहुंचता जा रहा है और उसे खबर नहीं। बिल्ला के लिए अफसोस था कि हमला करने वाले अपने साथियों की लाशें लेकर वहां से जाना चाहते हैं तो उन्हें जाने नहीं देना चाहिए था। उनकी बातों की आवाज भीतर तक आ रही थी, परंतु बेवकूफ बिल्ला ने खामखा सामने आकर उन पर गोली चलानी चाहिए। ये न सोचा कि वो भी तैयार होंगे। बिल्ला अपनी ही गलती का शिकार हुआ। जगमोहन ने घोड़े को खोला और उस पर सवार होकर उस तरफ चल पड़ा जिधर हमला करने वाले गए थे। वो ही उसकी सहायता कर सकते थे, आगे का मामला और हालातों के बारे में जानकारी दे सकते थे। ये अच्छा था कि वे लोग हमले के वक्त बिल्ला के घर पर उसे नहीं देख पाए थे। शाम ढल रही थी। जगमोहन घोड़ों पर सवार जंगल में प्रवेश करता चला गया। अगला दृश्य। चंद घंटे पहले जब देवराज चौहान जॉर्जी के साथ घोड़ों पर वहां से चला, दोनों आबादी को पीछे छोड़कर पथरीले इलाके में पहुंच गए, जहां बगल में और सामने पहाड़ थे। घोड़ों के चलने का रास्ता भी साफ नहीं था। रास्ते में कहीं छोटे पत्थर तो कहीं बड़े पत्थर बिखरे पड़े थे, जो उन्हीं पहाड़ों से टूटकर चट्टानों के रूप में आ गए थे। घोड़े इस रास्ते के अभ्यस्त थे। वो अपना रास्ता बनाकर संभल कर आगे बढ़ते रहे। दोनों तरफ ही पहाड़ थे। कभी कभार गहरी खाई नजर आने लगती। ये वो रास्ता नहीं था जिस पर बिल्ला गया था और जगमोहन ने तब पीछा किया था। दूसरा रास्ता था ये। जॉर्जी ने अपनी खूबसूरत आंखें देवराज चौहान पर टिका दी। देवराज चौहान की आंखें उन जगहों से परिचित होने की चेष्टा कर रही थी। हैंडसम हो तुम, जॉर्जी ने खामोशी को तोड़ते हुए कहा।
घोड़ों की टापों की आवाज उसके कानों में पड़ रही थी। देवराज चांद ने उसे देखा, फिर सामने देखने लगा। कहा, कुछ नहीं। तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। जॉर्जी के माथे पर बल उभरे। तुम्हारी बात का जवाब मेरे पास नहीं है। देवराज चांद के स्वर में किसी तरह का भाव नहीं था। तुम कह सकते हो कि जॉर्जी तुम भी खूबसूरत हो, जबकि मैं हूं। ऐसी खूबसूरती की मेरे सामने कोई कीमत नहीं। देवराज चौहान ने सिर उठाकर पहाड़ी के ऊपर देखते हुए कहा। घोड़े अपनी मध्यम सी रफ्तार से आगे बढ़े जा रहे थे। जॉर्जी देवराज चौहान को घूरने लगी। तुम्हें मेरी खूबसूरती की परवाह नहीं? मैं औरतों की एक हद तक इज्जत करता हूँ, देवराज चौहान बोला। एक हद तक? हद नापने का कौन सा पैमाना है तुम्हारा? जॉर्जी का स्वर कड़वा हो गया। देवराज चौहान ने जॉर्जी को देखा। औरत जब तक औरत रहे तो मेरे मन में उसके लिए इज्जत रहती है। औरत जब अपना औरतपन छोड़कर गिरी हरकतों पर आ जाती है तो फिर मैं उसे उसके अंजाम तक पहुंचाने में परहेज नहीं करता। कैसी गिरी हरकतों की बात कर रहे हो? औरत कपड़े उतारे तो तुम उसे गिरी हरकत मानते हो? नहीं, मैं इसे गिरी हरकत नहीं मानता। यह औरत की मर्जी और सामने खड़े मर्द की मर्जी है कि तब वो क्या करता है। खूब, जॉर्जी ने व्यंग से कहा। वैसे तुम जैसा मर्द ऐसे मौके पर क्या करता है? माँ बहन कह के उसे कपड़े पहनने को कह देता हूँ, सपाट स्वर में कहते हुए देवराज चांद सामने लगा। इसका मतलब तुम मर्द नहीं हो? तुम मर्द हूं, भूखा भेड़िया नहीं हो। अगर औरत तुमसे प्यार करना चाहे तो मेरे पास औरत है, नगीना। उसके अलावा मैं किसी से प्यार नहीं करता। बेहतर होगा तुम ये बेकार की बातें छोड़ दो। मैं सिर्फ दौलत की बातें करता हूँ। देवराज चांद के स्वर में किसी तरह का भाव नहीं था। जॉर्जी अजीब सी निगाहों से उसे देखती रही। तुम अजीब आदमी नहीं हो? नहीं, मैं ठीक आदमी हूँ। देवराज चांद सामने देखता कह उठा। अब रास्ते में गिरे पत्थर कम होने लगे थे। तुमने कहा था 7-8 घंटों का रास्ता है। मेरे ख्याल में अब वो रास्ता 3-4 घंटों का ही बचा है। क्या मतलब? रास्ते के 4 घंटे मैंने तुम्हारे और अपने लिए रखे थे। नए मर्दों के साथ प्यार करके मुझे खुशी होती है, जॉर्जी ने गंभीर स्वर में कहा। तुम पहली नजर में ही मुझे अच्छे लगे थे। सोचा रास्ते में 4 घंटे तो हम प्यार कर ही लेंगे, बोर नहीं होंगे। जबकि तुम्हें तो इन कामों में दिलचस्पी है ही नहीं। मतलब कि वो 4 घंटे तो गए। देवराज चौहान के होंठों पर छोटी सी मुस्कान हो गई। हाँ, अगर तुम मेरे शरीर को पाना नहीं चाहते। मैंने पहले ही कह दिया है कि मैं सिर्फ दौलत वाले कामों की तरफ ध्यान देता हूँ। जॉर्जी कुछ नहीं बोली। घोड़ों की टापे कानों में पड़ती रही। वो मध्यम गति से आगे बढ़ते रहे। कुछ पलों बाद जॉर्जी बोली। इतना तो कह दो कि मैं खूबसूरत हूँ। मैंने तुम्हें देखा नहीं। कितनी बार तो देख चुके हो। ये देखना नहीं होता। मतलब कि तुम बिना कपड़ों के मुझे देखना चाहते हो फिर? नहीं, शायद तुम जानती ही नहीं कि खूबसूरती क्या होती है। जॉर्जी ने उसे घूरा। हो तो तुम डकैती मास्टर, लेकिन बातें भले लोगों वाली कर रहे हो। देवराज चांद की निगाह जॉर्जी की तरफ उठी। डकैती करना मेरा काम है। मेरा काम मेरे व्यक्तित्व को नहीं बदल सकता। देवराज चांद ने बेहद शांत स्वर में कहा। जिंदगी जीने की मेरी अपनी सोचें हैं, उन पर मेरा काम हावी नहीं हो सकता। मैं तुम्हें समझ नहीं पाई, देवराज चांद। जॉर्जी ने गहरी सांस ली। मैं यहाँ इसलिए नहीं आया कि तुम मुझे समझो। बेहतर होगा कि काम की बात करो। जॉर्जी ने कुछ नहीं कहा। घोड़े आगे बढ़े जा रहे थे। दिन शाम की तरफ सरक रहा था। सूरज जाने कहाँ गायब हो गया था। कहीं कहीं तो ऐसी गहरी छाया आ जाती कि अंधेरा सा लगने लगता। बहुत काम है तुम्हारा डकैती करने में, जॉर्जी बोला। यूं ही समझो कि यहाँ भी तुम्हें डकैती के लिए ही बुलाया गया है। यहाँ डकैती? देवराज चौहान ने आंखें सिकोड़कर उसे देखा। क्यों? हैरान क्यों हो गए? जॉर्जी मुस्कुरा पड़ी। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाकर कस लिया। क्या कहना चाहती हो? कुछ देर रुको, खतरनाक रास्ता पार आने वाला है। पहले वो पार कर लो। देवराज चौहान ने कुछ न कहकर सामने देखा। खतरनाक जैसा कुछ भी नजर नहीं आया, लेकिन वो खामोश रहा। कुछ मिनट ही बीते होंगे कि आगे जाता रास्ता गहरी खाई में पहुंचता खत्म होता नजर आया। सीधे और बाईं तरफ गहरी खाई घाटी थी। दाईं तरफ पहाड़ खड़ा था, आसमान को छू रहा था। तभी देवराज चौहान की नजर पहाड़ के आखिरी छोर पर पड़ी। रास्ता वहीं से हो सकता था। मिनट भर में ही वो पहाड़ के अंतिम कोने तक पहुंच गए। वहां वहां से मात्र 2 फीट चौड़ा पथरीला रास्ता नीचे जा रहा था, जिसके दाईं तरफ तो पहाड़ खड़ा था और बाईं तरफ गहरी घाटी थी। घोड़े का या पैदल चलने वाले का पांव फिसलना नहीं कि घाटी में गिरकर जिंदगी का सारा किस्सा खत्म।
दोनों घोड़े वहीं जाकर ठिठके, जैसे कि वो जानते हों कि उन्हें ये 2 फीट चौड़ी पगडंडी तय करनी है जो कि ढलान की तरफ जा रही थी। देवराज चांद की निगाह नीचे जाते हुए उस खतरनाक रास्ते पर टिकी। ये रास्ता खतरनाक है, जॉर्जी की सामान्य स्वर में आवाज कानों में पड़ी। पहली बार तो मैं बहुत डर गई थी। मैं डर नहीं रहा, देवराज चांद बोला। अच्छा? जॉर्जी की आवाज में व्यंग उभरा। फिर तो सच में बहादुर हो। तभी देवराज चांद ने लगाम को झटका दिया तो घोड़ा पहाड़ की साइड में पगडंडी वाले रास्ते पर अपनी टापों को टिकाए सावधानी से नीचे उतरने लगा। चिंता मत करो, पीछे से जॉर्जी का स्वर कानों में पड़ा। घोड़े इस रास्ते के अभ्यस्त हैं। देवराज चांद ने कुछ नहीं कहा। जॉर्जी का घोड़ा भी पीछे 7-8 फीट के फासले पर आने लगा। घोड़े की टापों से टकराकर कई पहाड़ी पत्थर गहरी घाटी में गिर रहे थे। देवराज चांद इस बात के प्रति सावधान था कि अगर घोड़ा लड़खड़ाकर घाटी में गिरे तो वो खुद को बचाने के लिए छलांग लगा सके। रास्ता सच में बहुत खतरनाक था। वो सिर्फ 2 फीट चौड़ा रास्ता था। खतरनाक बात तो ये थी कि उस रास्ते की ढलान तीखी थी। दाईं तरफ से कभी कभार पहाड़ कंधे से हल्का सा टकरा जाता था। पहाड़ से भी शरीर को बचाकर रखना पड़ रहा था। पीछे घोड़े पर मौजूद चार पीछे घोड़े पर मौजूद जॉर्जी के चेहरे पर कैसे भाव थे, ये देवराज देख नहीं पा रहा था। उसने पूरा ध्यान रास्ते और घोड़ों पर लगा रखा था। 6-7 मिनट बाद वो ढलवा रास्ता खत्म हो गया। रास्ता खत्म होते ही देवराज चौहान ने हर तरफ निगाह मारी। एक तरफ पहाड़ खड़े थे तो दूसरी तरफ हरा भरा गहरा जंगल था। वहीं जंगल की तरफ जमीन पर 2-3 फीट चौड़ी सफेद लाइन जैसी जगह जाती नजर आ रही थी, यानी कि यहां से इन लोगों का आना जाना लगा रहता है। पीछे से घोड़े पर बैठी जॉर्जी पास आ पहुंची। कैसा लगा रास्ता? वो गहरी सांस लेकर मुस्कुराई। खतरनाक है, देवराज चांद ने हर तरफ नजर मारते हुए कहा। कभी भी बुरा हादसा हो सकता है। सही कहा, लेकिन शॉर्टकट के लिए इस रास्ते को इस्तेमाल किया जाता है, जॉर्जी बोली। दूसरा रास्ता भी है जिससे हम यहाँ तक पहुंच सकते हैं, लेकिन तब हमें 2 घंटे लग जाते, जबकि हम यहाँ आधे घंटे में आ गए। साथ में सामान हो तो वही रास्ता इस्तेमाल करते हैं। देवराज चौहान ने जॉर्जी को देखा। कब से हो तुम लोग यहाँ? 3 महीने से ऊपर हो गए। ऐसी जगह पर इतने दिन रहना कठिनाई भरा है। देवराज चौहान ने उसे देखा। पास में मकसद हो तो कठिनाई समस्या नहीं बन सकती, जॉर्जी ने कहा। आओ, कुछ ही देर में अंधेरा होने वाला है। बाकी का सफर हमें अंधेरे में तय करना पड़ेगा, जबकि आगे खतरनाक जंगल है। दोनों ने घोड़े उस रास्ते पर आगे बढ़ा दिए। तुम किस मकसद की बात कर रही थी? ये जानना तुम्हारे काम की बात नहीं है, देवराज चौहान, जॉर्जी ने शांत स्वर में कहा। तुम उस काम के लिए सोचो जिसके लिए तुम यहाँ आए हो। कस्तूरी लाल से तुम्हें मुंह मांगा आधा पैसा मिल चुका है। बाकी का आधा काम पूरा करके जाओगे तो वो दे देगा। घोड़ों की रफ्तार अब कुछ तेज हो गई थी। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई। इस जंगल में यहाँ मुझे कहाँ डकैती करनी है? देवराज चांद सपाट स्वर में बोला। एक बस्ती में, जॉर्जी दौड़ते घोड़े पर बैठी ऊंचे स्वर में कह रही थी। शायद तुम्हें मेरी बात सुनकर डर लगे, लेकिन मैं बता देना जरूरी समझती हूँ कि 5 लोग इस काम में पहले भी मारे जा चुके हैं। करीब 3.5 महीने पहले जब हमने यहाँ डेरा डाला तो हमारे 2 साथी इस काम के लिए उस बस्ती की तरफ गए और फिर कभी वापस नहीं लौटे। करीब महीने भर की तलाश के बाद उनकी अध खाई लाशें मिली। किन्हीं जानवरों ने उन्हें खा लिया था, परंतु उनके अध कटे गले जाहिर कर रहे थे कि तेज धार के हथियार से उनका गला काटा। उसके बाद हमने अपने काम के लिए खुद खतरा लेना ठीक नहीं समझा और बाहर से ऐसे व्यक्ति को बुलाया जो हमारा काम पूरा करने का हौसला रखता हो। कीमत हम मुंह मांगी देते हैं, परंतु एक एक करके 3 आदमी बाहर से आए और हमारे काम के लिए बस्ती की तरफ गए, लेकिन वो वापस नहीं लौटे। उन तीनों में से एक की लाश तो हमें बहुत दूर जंगल में पड़ी मिली, परंतु परंतु बाकी 2 नहीं मिले। हम जानते हैं वो भी जिंदा नहीं है। उनकी लाशें हमें नहीं मिल पाई। उस बस्ती की तरफ एक एक को क्यों भेजा जाता है, ये बीच की बात है। इतना जान लो कि बस्ती के ही एक आदमी लालू ने हमें शहर में बताया था कि बस्ती वालों का पहरा कुछ इस प्रकार का है कि अकेला व्यक्ति तो किस्मत से उस पहरे को की नजरों में आने से बच सकता है, लेकिन 2 या उससे ज्यादा नहीं बच सकते। हम उसकी बात पर पूरी तरह से विश्वास कर रहे हैं। अब साबित भी हो गया कि अकेला व्यक्ति का भी उनकी नजरों से बच पाना आसान नहीं है, क्योंकि अभी तक कोई सफल होकर तो क्या, बस्ती की सरहद को छूकर असफल होकर भी वापस नहीं लौटा। सब मारे गए। कुछ लाशें मिली तो कुछ नहीं। अब क्या? अब देवराज चौहान ने पूछा। पेड़ों के नीचे से उनके घोड़े दौड़ रहे थे। टापों की आवाज दूर दूर तक जा रही थी। उमस जैसे माहौल के साथ ठंडक लग रही थी।
पेड़ों की वजह से अंधेरा सा महसूस हो रहा था। अब तुम्हारी बारी है, देखते हैं तुम क्या कर पाते हो इस मामले में, या दूसरों की तरह जान गंवा बैठते हो। देवराज चौहान जॉर्जी का एक एक शब्द बहुत ध्यान से सुन रहा था। तुमने इस काम के लिए 1 करोड़ रुपए लिए हैं, जॉर्जी एकाएक बोली। 50 लाख, देवराज चौहान ने टोका। बाकी का 50 लाख काम होने के बाद वापस शहर जाकर पैसा ले चुके हो। अब तुम वापस नहीं जा सकते। मैंने कब कहा वापस जाने को? तुमने नहीं, मैंने कहा है कि कहीं तुम्हारा प्रोग्राम न बदल जाए, जॉर्जी बोली। मौत के डर से मैं कभी भी कदम पीछे नहीं हटाता। अच्छी आदत है। जॉर्जी का स्वर सपाट था। जो काम हाथ में लो वो पूरा करो या फिर जान दे दो। देवराज चांद का मस्तिष्क तेजी से इन बातों में दौड़ रहा था। वो बस्ती वाले जानते हैं कि तुम लोग यहाँ किस मकसद के साथ रह रहे हो? देवराज चौहान ने पूछा। हाँ। यानी कि उन्हें मालूम है कि तुम लोगों का ठौर ठिकाना कहाँ है? देवराज चांद ने उस पर निगाह मारी। पक्का मालूम है, यहाँ का तो वो चप्पा चप्पा जानते हैं। ये उनकी धरती है, जॉर्जी ने कहा। तो फिर वो तुम लोगों को खत्म क्यों नहीं? उस बस्ती का उसूल है कि वो पहले आक्रमण नहीं करते। बेशक दुश्मन सामने क्यों ना आ जाए, पहला वार वो दुश्मन का सहते हैं, उसके बाद वो दुश्मन को खत्म करते हैं। उनका मानना है कि वो पहला वार करेंगे तो उनका देवता नाराज हो जाएगा। ये बात तुम लोगों को लालू ने बताई? हाँ। देवराज चौहान कुछ पलों के लिए खामोश हुआ। दोनों घोड़े दौड़े जा रहे थे। अंधेरा घिरना शुरू हो गया था। लालू ने जो कहा अब तक सच निकल रहा है। जहां हम रुके वहां वो बस्ती वाले आते भी नहीं। वैसे यहां से बहुत दूर उनकी बस्ती है, जाने में घंटों लगते हैं। जो उनकी बस्ती की सरहद में भी आ जाता है वो उसे अवश्य पकड़ लेते हैं। अगर वो मुकाबला करने की चेष्टा करता है तो उसे खत्म कर देते हैं, वरना उससे पूछताछ होती है कि वो उनकी बस्ती तक क्यों पहुंचा। उसके बाद ही वो फैसला करते हैं कि आने वाले को छोड़ना है या खत्म करना। वो बस्ती वाले अवश्य हैं, परंतु होशियार और तेज दिमाग रखते हैं। देवराज चौहान ने कश लिया, फिर बोला। डकैती किस चीज की करनी है? वहां से क्या लाना है? छोटा सा सामान्य साइज का पत्थर वहां से लाना है। पत्थर? देवराज चौहान की गर्दन फौरन जॉर्जी की तरफ घूमी। हाँ, 400-500 ग्राम का पत्थर है। हाथ में उंगलियों में आसानी से जकड़ा जा सकता है। वो बड़ा नहीं कि उसे लेकर भागा ना जा सके, जॉर्जी ऊंचे स्वर में कह रही थी। तुम्हें उस पत्थर को उस बस्ती से लाना है। वो वहां पर एक खास जगह पर रखा हुआ है। उस पत्थर की डकैती करनी है तुम्हें। मैं अभी भी नहीं समझा कि तुम क्या कहना चाहती हो। सीधी सी बात नहीं समझे? ये सीधी बात नहीं है। क्या लगा तुम्हें? दोनों के घोड़े दौड़ते जा रहे थे। अंधेरा पूरी तरह से गिर गया था। जॉर्जी ने टॉर्च निकाल ली थी। वो पावरफुल टॉर्च अच्छी खासी रोशनी फैलाने लगी थी। अब ठंडक बढ़ गई थी। चूंकि वे घोड़ों पर सवार थे इसलिए पेड़ों की लटकती मोटी टहनियां उनके आगे बढ़ने में परेशानी पैदा कर रही थी। घोड़े तो निकल जाते परंतु टहनी वगैरह उन्हें तेजी से टकरा जाती। इस वजह से उन्होंने घोड़ों की रफ्तार कुछ कम कर ली थी। अंधेरे में वे अब एक दूसरे को स्पष्ट नहीं देख पा रहे थे। टॉर्च की सीधी रोशनी आगे दूर तक जा रही थी। पत्थर की डकैती मेरी समझ से बाहर है, देवराज चांद बोला। क्या है उस पत्थर में? ये जानने की तुम्हें क्या जरूरत है? क्या ये जाने बिना तुम पत्थर नहीं ला पाओगे? अंधेरे में जॉर्जी की आवाज उनके कानों में पड़ी। देवराज चौहान ने कुछ नहीं कहा। उस पत्थर की हमें सख्त जरूरत है। जॉर्जी की आवाज पुनः उसके कानों में पड़ी। सिर्फ उसे पाने के लिए हम बार बार कोशिश कर रहे हैं। पहले जो 3 आए थे उन्हें भी मोटी मोटी रकमें एडवांस में दी थी, लेकिन वे असफल रहे। हमारा पैसा डूब गया। अब तुम्हें 50 लाख एडवांस में मिल चुका है कस्तूरी लाल से। हमारी सारी आशाएं तुम पर हैं, क्योंकि तुम जाने माने डकैती मास्टर हो। शायद इस काम में सफल हो सको। पत्थर बस्ती में कहाँ पड़ा है? ये बात आराम से बैठकर बताई जाएगी। कितनी देर का रास्ता बाकी है? 1 घंटा और लगेगा। हम ये सफर दिन में तय करते तो अच्छा रहता, लेकिन तुम ही देरी से आए। मैं तो सुबह से ही बिल्ला के यहाँ मौजूद रहकर तुम्हारे आने का इंतजार कर रही थी। बिल्ला तुम लोगों का आदमी है? नहीं, वो स्थानीय व्यक्ति है और अपने काम के लिए हम उसे इस्तेमाल करते हैं। वो हमारी जरूरतों को पूरा करता है और हम उसे पैसे देते हैं। वो किसी को नहीं बताता कि हम जंगल में डेरा डाले हुए हैं और क्या कर रहे हैं। वो हमसे खुश है और हम उससे। अच्छा आदमी है वो। उसके घोड़े भी हमें इस्तेमाल करने को मिल जाते हैं, वरना तुम तो देख ही रहे हो कि यहाँ बिना घोड़ों के आना कितना कठिन है। उसके पास तो थोड़े से घोड़े हैं,
देवराज चांद ने कहा। पहले बहुत थे, कई घोड़े हमने खरीद लिए, बहुत महंगे में बेचे उसने घोड़े, लेकिन हमने परवाह नहीं की। यहाँ और कहीं भी घोड़े नहीं है, वो भी कठिनाई से शहर से घोड़ों को खरीद कर लाता है। अंधेरे में घोड़ों की टापों की आवाज उसके कानों में पड़ रही थी। ये घोड़े जानते हैं कि इन्हें कहाँ पहुंचना है। इस रास्ते का सफर ये कई बार तय कर चुके हैं। अब तो ये मेरी आवाज भी पहचानते हैं। इन्हें रास्ता समझाने की जरूरत नहीं है। तुम लोग कितने हो, वहीं चलकर देख रहे हैं। जॉर्जी के शब्द अधूरे रह गए। दूसरे ही पल जॉर्जी के होंठों से दहशत भरी चीख निकली। उसके हाथ में थमी टॉर्च कुछ दूर जा गिरी। उसका घोड़ा कुछ आगे जाकर ठिठक गया। देवराज चांद चौंका। उसी पल उसने घोड़े से छलांग लगाई और जमीन पर लुढ़कता चला गया। वो नहीं समझ पाया था कि जॉर्जी के साथ क्या हुआ, वो क्यों चीखी। जॉर्जी का घोड़ा अंधेरे में देवराज चांद को खाली नजर आया। तभी जॉर्जी की चीखें पुनः उसे सुनाई देने लगी। चीख अब कुछ दूर से आ रही थी, यानी कि जॉर्जी उससे दूर होती जा रही थी। ये क्या हुआ? देवराज चांद फुर्ती से उछलकर खड़ा हुआ और उधर भागा जिधर टॉर्च पड़ी थी। अंधेरे में वो खुद को बेबस महसूस कर रहा था। देवराज चांद ने टॉर्च उठाकर हाथ में ले ली। जॉर्जी की चीखें दूर होती जा रही थी। टॉर्च थामे देवराज चांद तेजी से उस तरफ दौड़ा जिधर से जॉर्जी की चीखें आ रही थी। टॉर्च की रोशनी में उसकी सहाय टॉर्च की रोशनी दौड़ने में उसकी सहायता कर रही थी, वरना अंधेरे में तो इस गहरे जंगल में चल पाना भी कठिन था। देवराज चांद पूरी ताकत से तेज दौड़ रहा था। जॉर्जी के चीखने की वजह से उसे आगे बढ़ने का रास्ता और दिशा मालूम होती जा रही थी। अंधेरे में उसके दौड़ने की वजह से जूतों की आवाज सुनाई दे रही थी। लटकती टहनियों से जब उसका शरीर टकराता तो पत्तों की तेज खड़खड़ाहट रहस्यमय ढंग से गूंज उठती थी। अब जॉर्जी की चीखें स्पष्ट होती जा रही थी, यानी कि देवराज चांद जॉर्जी के करीब पहुंचता जा रहा था। इतना तो वो समझ चुका था कि कोई जॉर्जी को जबरदस्ती उठाए ले जा रहा है, परंतु उसके दौड़ने की रफ्तार कम थी। तभी तो वो उसके करीब आ पहुंचा था। उसके दौड़ने की रफ्तार में कोई कमी नहीं आई थी। जॉर्जी की चीखें अब उसे ज्यादा दूर लगी। सॉरी, यानी कि देवराज चांद जॉर्जी के करीब पहुंचता जा रहा था। इतना तो वो समझ चुका था कि कोई जॉर्जी को जबरदस्ती उठाए ले जा रहा है, परंतु उसकी रफ्तार उसके दौड़ने की रफ्तार से कम थी। तभी तो वो करीब आ पहुंचा था। उसके दौड़ने की रफ्तार में कोई कमी नहीं आई थी। जॉर्जी की चीखें अब उसे ज्यादा दूर लगी। टॉर्च की रोशनी का इस्तेमाल करके अब तक वो रास्ता देखने टॉर्च की रोशनी का इस्तेमाल अब तक वो रास्ता देखने के लिए कर रहा था, परंतु अब रोशनी को दूर दूर तक फेंकने लगा, साथ में दौड़े भी जा रहा था। तभी उसे जॉर्जी दिखी। जमीन से 4-5 फुट ऊपर हवा में लटकी दूर होती जा रही थी। देवराज चांद नहीं समझ पाया कि ये सब क्या हो रहा है। वो और भी तेज दौड़ उठा। इस तरह दौड़ने से वो हांफने लगा, परंतु रुकने का उसका जरा भी इरादा नहीं था। देवराज चांद और भी करीब जा पहुंचा। टॉर्च की रोशनी में देवराज चांद के सामने मामला स्पष्ट हुआ तो वो हक्का बक्का रह गया। मुझे बचाओ देवराज चांद! जॉर्जी की मार्मिक चीख उसके कानों में पड़ी। मुझे बचा लो! वो सर्प जात से था, परंतु सांप वगैरह नहीं था। उसे देवराज चांद ने पहली बार देखा था। वो करीब 15 फीट लंबा था और 1 फीट से कहीं कहीं 1.5 फीट तक उसके शरीर की गोलाई लिए हुई थी। इस वक्त वो अपने शरीर के अगले 6 फीट के हिस्से को जमीन से टिकाए दौड़ रहा था। छिपकली की तरह उसके पांव थे, जो कि उसके शरीर से चिपके जमीन पर टिके थे। बीच में कोई जगह नहीं थी। उन्हीं के दम पर वो तेज रफ्तार से दौड़ रहा था। बाकी का 9 फीट का हिस्सा जमीन से उठा हुआ था, जैसे किसी सांप ने अपना फन उठा रखा हो। उसी 9 फीट के लंबे शरीर में एक बल देकर उसने जॉर्जी के शरीर को लपेट रखा था और हवा में उठा रखे उस हिस्से के साथ वो दौड़े जा रहा था। अजीब सा, हैरान कर देने वाला था वो। टॉर्च की रोशनी में वो पूरा चमक रहा था और जॉर्जी को अपने शरीर में लपेटे दौड़े जा रहा था। जॉर्जी लगातार गला फाड़कर चीखे जा रही थी, मुझे बचाओ, हेल्प देवराज चांद, मुझे बचाओ! परंतु दौड़ते हुए देवराज चांद का पूरा ध्यान उस सर्प जीव पर था। दौड़ते दौड़ते हाँफ रहा था देवराज चांद। थोड़े से वक्त में उसने काफी लंबा रास्ता तय कर लिया था। तभी देवराज चांद ने हाथ में दबे रिवॉल्वर को उसकी तरफ करके ट्रिगर दबा दिया। गोली का तेज धमाका हुआ और लगा जैसे वक्त ठहर गया हो। उस सर्प जाति के जीव का दौड़ना रुक गया था फायर के साथ ही। गोली उसे नहीं लगी थी। देवराज चौहान भी उसी पल ठिठका। एक हाथ में टॉर्च, दूसरे हाथ में रिवॉल्वर। पैनी खतरनाक खतरनाक निगाह उस सर्प जीव की तरफ थी, जिसका चेहरा अभी तक नहीं देख पाया था।
उसकी तरफ पीछे वाला हिस्सा ही था जिसमें उसने जॉर्जी को लपेट रखा था। उसकी पूंछ का 2-2.5 फीट का हिस्सा हवा में कभी गोलाई में घूमने लगता तो कभी वो ऊपर नीचे होने लगता था। देवराज चौहान उससे करीब 15 कदम दूर खड़ा था। जॉर्जी की चीखें रुक गई थी उस सर्प जीव के रुकते ही। टॉर्च की मध्यम से रोशनी जॉर्जी के चेहरे पर पड़ रही थी। वो उस शरीर के लपेटे में फंसी आतंक से भरी नजरों से देवराज चौहान को देख रही थी। शायद वो मौत के मुंह में फंसी सोच रही थी कि अब क्या होगा। देवराज चौहान के हाथ में दबी टॉर्च की रोशनी एकाएक उस जीव के शरीर के अगले हिस्से पर पड़ रही थी। एकाएक देवराज चौहान के दांत भिज गए, आंखें सिकुड़ गई। वो सर्प जीव छिपकली जैसे पंजों के दम पर धीरे धीरे घूमता हुआ उसकी तरफ पलट रहा था। जॉर्जी उससे दूर होती जा रही थी और उस जीव के चेहरे वाला हिस्सा उसकी तरफ होता जा रहा था। जीव के पलटने का ढंग बता रहा था कि वो चालाक, खतरनाक और फुर्तीला है। वो पूरी तरह पलट गया। देवराज चांद पल भर के लिए सिर से पांव तक सिहर उठा। वो सर्प जाति का ही जीव था। वो सर्प जाति का जीव था ही ऐसा। देवराज चौहान अपनी सख्ती से की हालत पर काबू पाने लगा। उसका चेहरा नाग जैसा था, परंतु 1 फुट लंबा चेहरा था। उसका माथा शेर की तरह चौड़ा था, यानी कि माथे वाले हिस्से से लेकर 1 फीट नीचे तक जाकर उसका चेहरा खत्म हो रहा था। माथे पर 1-1 इंच की 2 मोटी आंखें थी, जो कि इस अंधेरे में टॉर्च की रोशनी में हीरे की तरह चमक रही थी। आंखों के नीचे थोड़ी सी जगह खाली थी, जहां छेद जैसा कुछ नजर आ रहा था। उसका 1 फीट लंबा चेहरा सांप की भांति 2 हिस्सों में बटा हुआ था। वो जब मुंह खोलता तो मगरमच्छ का ध्यान आ जाता था। उसका मुंह खुलने के बाद इतना चौड़ा था कि इंसान या बकरी को आसानी से निगल सकता था। वो कई रूपों का एक रूप था। सांप, शेर जैसा माथा और मगरमच्छ जैसा मुंह, परंतु उसके मुंह में मगरमच्छ की तरह दांत नहीं नजर आ रहे थे। छिपकली की तरह पांव, लेकिन वो सर्प जाति से था। देवराज चौहान को देखकर उसने अपना मुंह खोला तो देवराज चौहान को अपनी सांसें रुकती सी लगी। उसके जबड़े खुलकर 2.25 फुट के हो गए थे। टॉर्च की रोशनी में उसके मुंह का भीतर का हिस्सा स्पष्ट हो उठा। गुलाबी और लाल था उसके मुंह के भीतर का हिस्सा। 2 इंच चौड़ी जीभ नजर आ रही थी, जिसे कि उसने बाहर निकाला तो वो 1.5 फुट बाहर हवा में लहराने लगी। तभी जीभ के पार गले में छोटा सा छेद नजर आ रहा था, यानी कि वो उसके गले का हिस्सा था। तभी मध्यम सी आवाज देवराज चांद के कानों में पड़ी, जो कि उस सर्प जीव के होंठों से निकली थी। वो उसे ही देख रहा था। अपने अंदाज में वो दुश्मनी का, चेतावनी का भाव जाहिर कर रहा था। देवराज चांद बहुत हद तक अपनी हालत को संभाल चुका था। वो सर्प जीव इस तरह देवराज चांद को देखते हुए अपनी गर्दन हिला रहा था कि जैसे करीब आने की चुनौती दे रहा हो। देवराज चांद टॉर्च और रिवॉल्वर थामे स्तब्ध सा खड़ा उसे देख रहा था। देवराज चौहान, उस सर्प जीव के शिकंजे में फंसी जॉर्जी चीखी, मुझे बचा लो। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। प्लीज मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहती। देवराज चांद की निगाह उस सर्प जीव पर ही टिकी थी। वो नहीं जानता था कि ये जीव अपने दुश्मन पर कैसे हमला करता है। ऐसा ना हो कि उसकी निगाह चुके और ये हमला करने में सफल हो जाए। ये कैसा जीव है? सर्प पर निगाहें टिकाए देवराज चांद ने ऊंचे स्वर में पूछा। मैं नहीं जानती। जॉर्जी का घबराहट भरा स्वर उसे सुनाई दिया। तुम लोग इस जगह पर पहले से हो और इस जीव को हमने कभी नहीं देखा, जॉर्जी ने दहशत में कहा। देवराज चांद की हालत यह थी कि वो न तो पीछे हट सकता था और न ही आगे बढ़ सकता था। पलट कर जाता तो जॉर्जी को इस जीव ने अवश्य खत्म कर देना था। खुद को आगे बढ़ाता तो इस भयानक जीव ने उसे नहीं छोड़ना था। उसी पल जॉर्जी ने चीख कर कहा, यह अजगर है। नहीं, तुमने इसका चेहरा नहीं देखा अभी तक। तुमने ये भी नहीं देखा कि इसके शरीर के नीचे चलने दौड़ने के लिए छिपकली जैसे पांव है। ये अजगर नहीं है, सर्प जाति का अवश्य कोई जीव है। ओ गॉड! जॉर्जी उसके शरीर के लपेटे में फंसी कांप कर बोली, प्लीज सेव मी। ये धरती से लुप्त हो चुके जीवों में से कोई है। इधर कोई नहीं आता। यहाँ की बस्ती वाले इसके बारे में अवश्य जानते होंगे, परंतु वो बाहरी दुनिया से वास्ता नहीं रखते, इसलिए इसके बारे में कोई नहीं जानता कि यहाँ ऐसा कोई जीव। मुझे बचाओ! गला फाड़कर जॉर्जी चीखी। मेरी पूरी पूरी कोशिश है कि तुम्हें बचा लूं, देवराज चांद ने भिचे स्वर में कहा। तो क्या सोच रहे हो? गोली चलाओ, सारी गोलियां से। नहीं, देवराज चांद ने दांत भींच कर कहा, ये गोलियों से नहीं मरेगा। क्या बकवास कर रहे हो? मैं कहती हूँ इसे सारी गोलियां मार। ये सर्प जाति से वास्ता रखता है। ऐसे जीव आसानी से नहीं मरते। गोलियों से ये तभी मरते हैं जब इनका शरीर 2 हिस्सों में बढ़ जाए।
इसके शरीर को गोलियों से तोड़ने के लिए सैकड़ों गोलियां चाहिए। शायद तभी ये काबू में ना आए, तब भी ये काबू में ना आए। इस पर काबू पाना आसान नहीं है। मैं नहीं जानता ये कैसा जीव है। तो जब तक मैं इसके हमले का अंदाज करने को नहीं समझ पाता, देवराज चांद के शब्द मुंह में ही रह गए। उस जीव ने आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ना शुरू कर दिया था। ये देखकर देवराज चांद ने धीरे धीरे पीछे सरकना शुरू कर दिया। जॉर्जी दहशत में चीख उठी। तभी वो जीव जैसे चीते की भांति दौड़ा और चीते की ही तरह छलांग लगा दी। अचानक हुआ ये सब। देवराज चांद को संभलने का मौका ही नहीं मिला। इतना भी वक्त नहीं था कि वो पलटकर भाग सकता। ऐसा करते हुए जीव का पूरा मुंह खुल गया था और उसका आगे का हिस्सा कुछ फीट ऊपर उठ गया था। ऐसा होते ही पीछे का एक हिस्सा जमीन पर आ लगा था। देवराज चांद समझ गया कि वो अपना मुंह खोले देवराज चांद समझ गया कि वो अपने खुले मुंह में उसकी गर्दन दबोच लेना चाहता है। ऐसा हो गया तो वो उसे पूरे का पूरा अपने भीतर निगल लेगा। और तो कुछ समझ में नहीं आया देवराज चांद को। उसने उसी पल फुर्ती से पीछे छलांग लगा दी। करीब 5-6 फीट पीछे जा गिरा वो। रिवॉल्वर और टॉर्च नहीं छोड़ी। गिरते ही फुर्ती से खड़ा होकर पीछे की तरफ भागना चाहा, परंतु ठिठक गया। बीच में पेड़ आ जाने की वजह से सर्प जीव की कोशिश अधूरी रह गई थी। देवराज चांद ने जब पीछे की तरफ छलांग लगाई तो वो जीव उसे लपक भी लेता, परंतु बीच में पेड़ होने की वजह से जीव के मुंह के साइड का हिस्सा पेड़ के तने से रगड़ खाकर रुक गया। देवराज चांद ने पुनः टॉर्च की रोशनी उस जीव पर डाली। वो पहले की ही भांति जमीन पर पड़ा उसे देख रहा था। शरीर के पीछे वाले हिस्से में लिपटी पड़ी जॉर्जिया पुनः 5-6 फीट ऊपर हवा में हो गई थी। वो सर्प जीव बार बार मुंह खोलकर जीभ लपलपा रहा था। गोली मारो इसे, जॉर्जी घबराहट भरे स्वर में चीखी। परंतु देवराज चांद का मस्तिष्क तेजी से दौड़ रहा था। वो बार बार खुलते सर्प जीव के मुंह को देख रहा था। एकाएक देवराज चांद ने रिवॉल्वर जेब में डाली और टॉर्च की रोशनी आसपास के पेड़ों और झाड़ियों पर फिराने लगा। इस बीच वो रोशनी उस सर्प जीव पर भी डाल देता। ये क्या कर रहे हो? ये देखकर जॉर्जी चीखी। देवराज चांद ने कुछ नहीं कहा और सावधानी से अपने काम में व्यस्त रहा। ज्यादा देर नहीं लगी। देवराज चांद के हाथ एक पेड़ की झुकी हुई सूखी टहनी पर जा टिका। हाथ से ही उसने टहनी का सख्तपन और सूखापन महसूस किया। टॉर्च की रोशनी उसने सर्प जीभ पर मारी। वो अभी भी घात लगाने वाली मुद्रा में तने के पास सिर उठाए चमकती नजरों से उसे देख रहा था। अपने आगे के छिपकली जैसे दोनों पांव भी उसने ऊपर उठा रखे थे, जैसे कि किसी भी पल छलांग लगा देगा। देवराज चांद ने रोशनी का रुख उसकी तरफ किए, टॉर्च को नीचे रखा और नजरें उसी पर रखे उस सूखी टहनी को तोड़ने लगा। दोनों हाथ फुर्ती से काम कर रहे थे, परंतु नजरें उस जीप पर ही थी। टॉर्च की रोशनी कम हो रही थी। उसकी बैटरी कमजोर होती जा रही थी, यानी कि चंद मिनटों की ही रोशनी बची थी। उसके बाद अंधेरा हो जाने पर उसे अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ेगा, क्योंकि वो तो अंधेरे में देख नहीं पाएगा, लेकिन ये जीव आसानी से अंधेरे में देख लेगा कि वो कहाँ क्या कर रहा है। तभी उसके दोनों हाथों ने मजबूती से उस टहनी को तोड़ा। कड़क की आवाज स्पष्ट सुनाई दी। जॉर्जी की चीखती आवाजें उसके कानों में पड़ रही थी। टॉर्च की बैटरी कमजोर पड़ रही है। कुछ मिनट से ज्यादा की रोशनी नहीं बची। तुम क्या बेकार के काम में पड़े हो? मेरी मानो इसे गोलियों से भून दो, वक्त क्यों बर्बाद करते हो? वो मौत के भय से मरी जा रही थी। देवराज चांद ने जो टहनी तोड़ी वो 2-2.5 फीट लंबी थी। सारे काम के दौरान उसकी सतर्क निगाह सर्प जीव पर ही रही। उसने टहनी को तोड़कर करीब 1.25 फीट उठाकर उसने टहनी को तोड़कर करीब 1.25 फीट उठा करके आसपास किया। उसके बाद नीचे पड़ी टॉर्च को उठाकर हाथ में पकड़ा और उस 1.25 फीट की टहनी को ठीक बीचों बीच मुट्ठी में पकड़ लिया। वो न मुड़ने और न टूटने वाली मजबूत सूखी टहनी का टुकड़ा था। उसके बाद देवराज चांद इसी अंदाज में उस सर्प जीव की तरफ बढ़ने लगा। जिंदगी और मौत का खेल था जो कि अब होने जा रहा था। जॉर्जी की चीख भरी आवाज पुनः उसके कानों में पड़ी। ये क्या पागलों वाली हरकत कर रहे हो? गोलियां मारकर खत्म क्यों नहीं करते इसे? देवराज चांद इस तरह जरा जरा पांव उठाता उसकी तरफ बढ़ रहा था। सर्प जाति का वो जीव भी एकाएक सावधान हो उठा। उसने अपना चेहरा और भी ऊपर उठा लिया था और अब पुनः बार बार अपना खतरनाक मुंह खोलने लगा था। उसके अंदाज से लग रहा था कि वो अभी देवराज चांद पर छलांग लगा देगा, परंतु मुंह खोलता बंद करता वो अपनी जगह पर ही रहा। शायद वो भी देखना चाहता था कि उसके मुकाबले पर जो उतरा है
वो उस पर कैसे वार करने जा रहा है। दोनों में फासला कम होता जा रहा था। अब मात्र 5 कदम का फासला शेष बचा था। टॉर्च की रोशनी देवराज चौहान का नहीं टॉर्च की रोशनी उस पर डालते आगे बढ़ रहा था। देवराज चौहान के सॉरी दोस्तों, यहाँ ना बहुत ज्यादा मिसप्रिंटिंग है और इस वजह से सेंटेंस पूरा नहीं बन रहा है। आप लोग एडजस्ट कर लेंगे, आई एम सॉरी। टॉर्च की रोशनी उस पर डालता देवराज चौहान आगे बढ़ रहा था। देवराज चौहान के चेहरे पर दरिंदगी से भरे वैशी भाव थे। आंखों में उसी जीव जैसी चमक आ ठहरी थी। दोनों की आंखें इस तरह मिल रही थी जैसे आखिरी बार करने से पहले दुश्मन एक दूसरे को देखते हैं। जॉर्जी 2 पल के लिए सब कुछ भूल गई थी। उस सर्प जाति के जीव के शरीर में लिपटी हवा में ठहरी स्तब्ध सी देवराज चौहान को देख रही थी, जो अपनी मौत के करीब पहुंचता जा रहा था। वो समझ नहीं पा रही थी कि देवराज चौहान ये पागलों वाली क्या हरकत कर रहा है। रिवॉल्वर निकालकर अभी तक तो इस जीव को भून देना चाहिए था, लेकिन ये पागल उसकी बात की परवाह ही नहीं कर रहा था। लेकिन इतना तो वो समझ चुकी थी कि देवराज चौहान खत्म होने जा रहा था। उसके बाद ये जीव उसे भी नहीं छोड़ेगा। फटी आंखों से वो देवराज चौहान को देख रही थी, जिसके और जीव के बीच 2 कदमों का फासला बाकी था। देवराज चौहान ने एक हाथ में टॉर्च और दूसरे में वो सख्त कठोर डंडी को बीचों बीच मुट्ठी में जकड़ रखा था। पत्थर जैसे वहशी निगाह उस जीव की आंखों में झांकी। 2 कदमों का फासला रहते ही शायद उस सर्प जीव का धैर्य जवाब दे गया। सामने वाले की हरकत को इससे ज्यादा सहन कर पाना उसके बस का नहीं था। उसी पल उसने तूफानी ढंग से अपना खतरनाक मुंह पूरा खोला और फुर्ती के साथ देवराज चांद पर छलांग लगा दी। वो देवराज चांद का सिर अपने जबड़ों में भींच लेना चाहता था। शायद इसी पल का इंतजार देवराज चांद को था। एक क्षण की देर उसकी जान ले सकती थी, उसे बचा भी सकती थी। ज्यों ही उसका खुला मुंह सामने आया, मात्र 2.5 फीट की दूरी पर था उस जीव का खुला मुंह। उसके मुंह से आती गर्म हवा का एहसास उसे भरपूर हो रहा था। देवराज चांद समझ चुका था कि देवराज चांद समझ चुका था कि जीव उसके सिर अपने जबड़े में लेकर उसे अपने पेट में निगल लेना चाहता है। इससे पहले कि देवराज चांद के साथ कुछ बुरा होता, देवराज चौहान ने डंडे वाला हाथ उसके खुले जबड़े में घुसेड़ दिया। अंत तक घुसेड़ा जहां पर जाकर वो डंडी अटक गई थी। इसके साथ ही देवराज चांद ने फुर्ती से अपना हाथ वापस खींच लिया। अब 1.25 फीट की डंडी उस सर्प जीव के खुले जबड़े में ऊपर से नीचे तक खड़ी मुद्रा में फंस गई थी। इस तरह फंसी थी कि वो न तो जबड़े को बंद कर सकता था, न ही जबड़े को और ज्यादा खोलकर उस लकड़ी की डंडी को मुंह से बाहर निकाल सकता था, क्योंकि वो 1.25 फुट की डंडी मुंह के भीतर ही आखिर में जाकर अटक गई थी। देवराज चौहान फुर्ती से 4-5 कदम पीछे हो गया था। उधर जब जीव को एहसास हुआ कि उसके खुले जबड़े खुले ही रह गए हैं, बंद नहीं हो पा रहे हैं, और जो मुंह में फंसा है उसे बाहर नहीं निकाल पा रहा है, तो वो गुस्से से पागल हो उठा। पीड़ा का एहसास अलग से हो रहा था उसे, कि जो उसे और तड़पा रहा था। वो क्रोध में आकर जमीन पर लौटने लेटने लगा, अपने चेहरे को हर तरह से हिलाने लगा, जमीन पर मारने लगा कि किसी तरह उसके मुंह के भीतर फंसी डंडी निकल जाए। इस दौरान वो गले से चीखने की आवाज भी नहीं निकाल पा रहा था। वो बुरी तरह तड़प रहा था। देवराज चांद ने रिवॉल्वर निकालकर हाथ में ले ली। दूसरे हाथ में दबी टॉर्च की रोशनी उस तड़पते जीव पर पड़ रही थी। इसके साथ ही जॉर्जी की चीखें भी गूंजने लगी। जब सर्प जीव का तड़पना शुरू हुआ तो कुछ पल तो जीव ने अपने शरीर में लपेटे रखी जॉर्जी को के शरीर को जमीन से ऊपर हवा में ही रखा। परंतु जब जीव को लगा कि जबड़े में फंसी चीज को निकाल नहीं पा रहा है और वो चीज उसके शरीर के लिए कष्टदायी बनती जा रही है, तो उसका पूरा शरीर जमीन से आ लगा। जॉर्जी भी जमीन पर आ गई। जीव के शरीर का बल अभी भी उसके गिर्द था। जीव का शरीर जिधर होता, जॉर्जी भी उधर ही लुढ़क जाती। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे पटखनियां दे रहा हो। जॉर्जी के होंठों से चीखें निकल रही थी। देवराज चांद ये सब देख कर महसूस कर रहा था, लेकिन इससे ज्यादा वो जॉर्जी के लिए कुछ नहीं कर सकता था। अगर सर्प जीव को गोलियां मारता तो उसका क्रोध चरम सीमा पर पहुंच सकता था, और उस क्रोध में वो जॉर्जी को पटक पटक कर या अपने शरीर के लपेटे में तोड़ मरोड़ कर मार सकता था। तभी तो जीव अपनी ही परेशानी में फंसा मुंह के भीतर फंसी उस सूखी मजबूत डंडी को निकालने का प्रयत्न कर रहा था। लेकिन देवराज चांद जानता था कि वो डंडी उसके खुले जबड़ों के बीच भीतर तक इस तरह फंस चुकी है, वो जीव उसे खुद नहीं निकाल पाएगा और शीघ्र ही अपनी कोशिश करके थक जाएगा। देवराज चौहान बराबर जीव को देख रहा था। जॉर्जी की चीखें उसके कानों में पड़ रही थी। सन्नाटे से भरे अंधेरे में शोर शराबे का खौफनाक दौर उठ खड़ा हुआ था।
सर्पजीव का शरीर जब जमीन से टकराता तो देवराज चांद को जमीन में हल्के से कंपन का एहसास होता था। इसी से जीव के वजन का एहसास लगाया जा सकता था कि वो कितना भारी था। 10 मिनट में वो जीव तूफानी ढंग से 10 मिनट तक तो वो जीव तूफानी ढंग से तड़पा। अपनी पूरी कोशिश कर ली कि जबड़े के भीतर फंसी डंडी को निकाल सके, परंतु वो जैसे हार मानने लगा। उसकी तड़प में कमी आने लगी। इसकी पहली निशानी तो ये रही कि जॉर्जी के गिर्द लिपटा उसका शरीर का बल ढीला पड़ने लगा, परंतु तब तक जॉर्जी की हालत बुरी हो चुकी थी। उसे महसूस हो गया था कि सर्प जीव का बंधन उसके शरीर से ढीला पड़ रहा है। अब वो कोशिश करने पर आजाद हो सकती है, परंतु जीव की तड़प के साथ ही उसे जो लुढ़कनियां खानी पड़ी थी, उसकी वजह से वो आधी से ज्यादा बेहोश हो गई थी। जगह जगह से शरीर दर्द कर रहा था, चक्कर आ रहे थे। उसकी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। धीरे धीरे उसने खुद को पूरी तरह से जीव के शरीर की पकड़ से आजाद पाया। वो भाग जाना चाहती थी इस माहौल से, परंतु शरीर में जान जैसे नहीं बची थी। अध खुली आंखों से वो सोच समझ तो तब सब रही थी, परंतु कुछ कर नहीं पा रही थी। इसी तरह उसे पड़े जाने कितना वक्त बीत गया। फिर लगा जैसे उसे कोई खींच रहा हो। उसके मस्तिष्क ने उसे समझा दिया कि वो देवराज चौहान ही होगा। फिर उसने खुद को किसी के कंधे पर महसूस किया। उसके मस्तिष्क ने उसे पुनः समझा दिया कि देवराज चांद उसे इस मुसीबत वाली जगह से दूर ले जा रहा है। देवराज चांद के चलने और खुद को उसके कंधे पर पड़े होने का एहसास स्पष्ट तौर पर हो रहा था। उसके बाद जॉर्जी को अपने होश गुम होते हुए महसूस हुए। फिर कुछ भी याद नहीं रहा।